टुडे वी विल कवर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ ल्यूसेंट। पूरी एंशियंट हिस्ट्री करेंगे एक ही वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी करें वीडियो को। एंशियंट इंडिया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पन या इंडस सिविलाइजेशन। इसका पीरियड भी याद होना ज़रूरी है, कब से कब तक था। 2500 BC से 1750 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका जो ओल्डेस्ट नेम है वो है इंडस सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन, जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको कहने का एक रीज़न है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। हड़प्पा जो पहली डिस्कवर्ड साइट थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो मोस्ट सूटेबल नेम है वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है सेटलमेंट अलॉन्ग द इंडस सरस्वती रिवर वैली, जिसमें 80% जो सेटलमेंट है वो सरस्वती नदी के किनारे है। तो हम ये देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस और सरस्वती रिवर हैं, जिसमें 80% जो लोग रहते हैं वो कहाँ पे है, सरस्वती नदी के किनारे। जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है इसका 2500 से 1750 BC है। जॉन मार्शल जो हैं वो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन का नाम रखा, जॉन मार्शल। जो इंडस सिविलाइजेशन है वो बिलोंग किससे करती है, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है जब पढ़ा लिखा नहीं जा सकता, तो प्रोटो हिस्ट्री, या फिर इसको कैलकोलिथिक एज या फिर ब्रॉन्ज एज कहते हैं, क्योंकि इसमें मेनली जो हमें जो भी चीज़ें मिली हैं वो ब्रॉन्ज की हैं, आयरन की नहीं है। जो इंडस सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्थन महाराष्ट्र। इसका मतलब ये है, जैसे ये इंडिया का मैप है तो ये पूरा पाकिस्तान का एरिया, इंडिया का एरिया, इस तरीके से इंडस सिविलाइजेशन इस एरिया को कवर करती है। स्कॉलर ये बिलीव करते हैं कि घाघर और मोहनजोदड़ो जो है वो हार्टलैंड है इंडस सिविलाइजेशन की। कौन कौन से, हड़प्पा, घाघर और मोहनजोदड़ो एक्सेस, मेनली यही थे। जो नॉर्थन मोस्ट साइट है कौन कौन सी है, अब इसकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सारी साइटें जानेंगे। सबसे पहले इसकी जो नॉर्थन मोस्ट साइट है वो है रोपड़। रोपड़ जो है वो सिंध में है, सॉरी, रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे है। और कहाँ पे है वो, रोपड़ है कहाँ पर है, सतलुज नदी के किनारे है। लेकिन हमें ये चीज़ जाननी होगी, जो रोपड़ है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है हमें नई साइट्स मिलती जाती हैं। इसी तरीके से पहले रोपड़ था, लेकिन उसके बाद डिस्कवरी हुई तो मांदा, जो कि JNK में है, वो सबसे नॉर्थन मोस्ट साइट हुई है। जो कौन सी नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये UPPCS का क्वेश्चन एक बार बन के आ चुका है, जो मांदा है वो कहाँ पर है, लोकेशन पूछ ली थी। जो साउथर्न मोस्ट साइट है, ये जो आप साउथर्न मोस्ट देखेंगे वो कहाँ पर है, अब इसकी भी लोकेशन चेंज हुई है। भागतरफ जो गुजरात में था, लेकिन उसके बाद हटा के दाइमाबाद हो गया, तो नॉर्थर्न साउथ कौन हो गई, दाइमाबाद। दाइमाबाद किधर है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है। मेरठ हिंडौन का जो एरिया है, अपर UP का जो एरिया है वहाँ मिलता है। और जो इसकी वेस्टर्न साइड है वो है सुतकांगेदूर, जो कि मकरान कोस्ट के अलॉन्ग है, जो कि पाकिस्तान में मिलेगा आपको। तो इस तरीके से चारों साइड कैसे देख ली हमने। नॉर्थर्न मोस्ट मांदा, जो कि कहाँ है, JNK में। साउथर्न मोस्ट दाइमाबाद। वेस्टर्न कौन सी है, सुतकांगेदूर, जो कि पाकिस्तान में। और वेस्टर्न मोस्ट कौन है, आलमगीरपुर। इस तरीके से हम देखेंगे, हमें अब लोकेशन सारी जगह की अब धीरे धीरे पता चलेंगी। आगे बढ़ते हैं। जो कैपिटल सिटी है वो है हड़प्पन और मोहनजोदड़ो। पोर्ट सिटीज़ का मतलब है, जैसे हमने देखा कि ये राजस्थान और गुजरात के अलॉन्ग है, तो ये जो चीज़ है ये पोर्ट सिटीज़ हैं। तो कौन कौन सी है, ये जो पाकिस्तान से मिल रही है ये सारी पोर्ट सिटीज़ हैं। कौन कौन सी है, लोथल, सुतकांगेदूर, जो कि वेस्टर्न मोस्ट साइट है, अलादीनो, बालाकोट,
कुंठासी। कौन कौन सी? लोथल, सुतकांगेदोर, अलादिनो, बालाकोट और कुंठासी। अब किसने क्या क्या डिस्कवर किया, हमें ये पूरा जानने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसकी लोकेशन देखनी होती है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कहाँ पर है ये? पंजाब में, लेकिन इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का। किसने डिस्कवर किया? दयाराम साहनी। बस एक नाम बहुत है। मोहनजोदड़ो जो है वो इंडस नदी के किनारे है। कहाँ पे है? सिंध में, पाकिस्तान में ही है। रखालदास बनर्जी। चन्नूदारो जो है इंडस नदी के किनारे, ये भी सिंध में है और पाकिस्तान में है। किसने इसको डिस्कवर किया? मैकी एंड एन जी मजुमदार ने। लोथल जो है वो भोगावा में है। भोगावा कहाँ पे है? भोगावा नदी के किनारे है, जो कि अहमदाबाद में है और इंडिया में ही है ये। और इसको किसने डिस्कवर किया? एस.आर. राव ने। कालीबंगन, घाघर जो है वो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। और इसको किसने किया था? अमल आनंद घोष ने डिस्कवर किया इसको। बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, कालीबंगन, बंगन मीन्स चूड़ी एंड काली इज़ फॉर ब्लैक कलर। वनावाली जो है वो घाघर नदी के किनारे, कहाँ पे? हरियाणा में। और किसने इसको डिस्कवर किया? R.S. बिश्त ने। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे, अभी ये न्यूज़ में भी है यूनेस्को की साइट में। धोलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे है। कहाँ पे है ये? गुजरात में। और किसने इसको डिस्कवर किया? J.P. जोशी जी ने। तो इस तरीके से हमने देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। किसने डिस्कवर किया? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो इंडस नदी के किनारे और चन्नूदारो भी इंडस नदी के किनारे है। किसने? सिंध में, पाकिस्तान के। मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी ने और चन्नूदारो किसने? मैकी और एन जी मजुमदार ने। जो लोथल है वो भोगावा नदी के किनारे अहमदाबाद में। और किसने डिस्कवर किया? एस.आर. राव ने। कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान, अमल आनंद घोष ने। जबकि बनवाली जो कि घाघर नदी के किनारे फिरोज़ाबाद हरियाणा में, R.S. बिश्त ने। एंड धोलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात में। किसने डिस्कवर किया इसको? J.P. जोशी जी ने। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशलिटी देखेंगे हम। हड़प्पा जो है ये कुछ आ जाता है कि कहाँ क्या क्या पाया गया था। तो हड़प्पा में 6 गेंडरी, इनर रो, वॉकिंग फ्लोर्स, वर्कमैन क्वार्टर, वर्जिन गॉडेस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है बस वही करते हैं। इसमें वर्जिन गॉडेस है और ये सीमेंट्री है R37H। यही थोड़ा याद करना पड़ेगा कि सीमेंट्री मिली थी कितने की? R37H की। आगे बढ़ते हैं, सम सिंबल्स ऑफ लिंगम, मेल सेक्स ऑर्गन और योनि की। पेंटेड पोएट्री क्ले फिगर मिला है मदर गॉडेस का, इंपॉर्टेंट है, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस। और वीट और बेरली, एक क्वेश्चन आता है कि राइस मिली थी कि वीट मिला था कि बेरली मिला था, तो कौन कौन क्या क्या चीज़ें मिली थी? गेहूँ और मक्का, बेरली इन द वुडन मॉडल। कॉपर तो मिला ही है क्योंकि इसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। मोहनजोदड़ो में देख लेते हैं, ग्रेट ग्रेनरी, इसकी स्पेशलिटी ग्रेट बाथ, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। इसमें और पशुपति महादेव या प्रोटोशिवा सील की, इसमें ब्रॉन्ज इमेज में मिली है। न्यूड वुमेन डांसिंग की एक वीडियो मिली है, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांस। स्टेलाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, ये दोनों चीज़ें। यस, यहाँ पे आप देखेंगे तो मदर गॉडेस मिली है, यहाँ पे गॉडेस मेनली मिली है। जबकि यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है? पशुपति महादेव, प्रोटोशिवा, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ गर्ल्स वीमेन न्यूड डांसर, और यहाँ पे बियर्डेड मैन मिला है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन स्केलेटन, पेंटेड क्ले फिगर यहाँ पे भी है, वो कॉटन यूज़ होता था। और ठीक है, चन्नूदारो में क्या मिला है? कहाँ पे चन्नूदारो? इंडस नदी के किनारे, रावी नदी पे। किसने डिस्कवर किया इसे? मजुमदार ने। ठीक है, आगे, क्ले विदाउट अ सिडेटल, इम्पॉर्टेंट। सिडेटल बोलते हैं कि जो बाउंड्रीज होती है ना, इसमें नहीं थी, बल्कि हर एक सिविलाइजेशन में आपको मिलेगा कि ये घर है तो उसके साइड साइड में आपको बाउंड्री मिलेगी, लेकिन इसके इधर नहीं मिलती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सी इज़ फॉर सी, यहाँ पे नहीं है। लिपस्टिक, मेटल वर्क, शेल, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कट। हाँ, टेराकोटा यूज़ होता था खिलौने विलौने बनाने के लिए, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। लोथल जो है उसमें डॉकयार्ड है, इसमें देखो आपको राइस मिलेगा,
राइस आपको मोहनजोदाड़ो में नहीं, यहाँ पे हड़प्पा में नहीं मिला, जबकि आपको लोथल में मिलेगा क्योंकि वहाँ से व्यापार होता था। फायर अल्टर्स मतलब अग्निकुंड मिले हैं। टेराकोटा फिगर आपको हॉर्स का मिलेगा, लेकिन हॉर्स यूज़ नहीं होते थे। यहाँ पे डबल बुरियल मिलेगा। डबल बुरियल मतलब जो मेल और फीमेल है उनको साथ में गाड़ने की प्रथा थी। और आगे कालीबंगन में आप देखेंगे तो प्लग्ड फील्ड सरफेस, ये क्वेश्चन आता है कि जुते हुए खेत कहाँ मिलते हैं, तो कालीबंगन में मिलते हैं। यहाँ पे भी अग्निकुंड मिले हैं। डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली हैं। बनावाली जो हरियाणा में है, और इसको किसने डिस्कवर्ड किया, आर.एस. बिस्त ने। नेक्स्ट, इधर आपको कौन सा याद करना है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, और ठीक है, बस इतना ही बहुत है। धोलावीरा जो है यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फेमस है, ये तो इसीलिए इसको यूनेस्को में भी डाला गया है। ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविक पर्पसेस स्टेडियम में मिला है। सुतकोंडा सुरकोतदा, इसमें बोन्स मिली है हॉर्स की। पोर्ट बुरियल मिले है। दाइमाबाद ब्रॉन्ज इमेज इसमें ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हड़प्पा में क्या क्या मिला है, वर्जिन गॉडेस मिली हैं, सील मिली है उनकी, सिनमेंट्री मिली है R37H की, सिंबल मिले हैं लिंगम के और योनि के, क्ले फिगर मिला है मदर गॉडेस का। मोहनजोदाड़ो अगर हम देखेंगे तो ग्रेट ग्रीनरी, ग्रेट बाथ, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। पशुपति महादेव मिले हैं, या प्रोटोशिवा मिला है, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द न्यूड वीमेन डांसर, स्टेलाइट इमेज मिली है बियर्डेड मैन की। ठीक है, आगे हम देखेंगे चन्नूदाड़ो में क्ले विदाउट अ सिडेल्टन। लोथल में आप देखेंगे तो डॉकयार्ड है, राइस हस्क मिले हैं इसमें, फायर अल्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अग्निकुंड मिले हैं यहाँ पे, डबल बुरियल ये इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन में आप देखेंगे जुते हुए खेत, अग्निकुंड मिले हैं, डेकोरेटिव ब्रिक्स मिली है। जबकि धोलावीरा में एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है, ड्रेनेज सिस्टम का एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है ये। मोहनजोदाड़ो जो है वो लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की, लेकिन जो राखीगिरी है वो इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। कॉमन फीचर्स देखेंगे आप मेजर सिटी के, मतलब हर सिटी में ये मिलते ही मिलते हैं, कॉमनली पाए जाते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि ये पूरी एक ही सिविलाइजेशन है। पहला, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग मिलेगी ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम, मतलब 90 डिग्री पे मिलते हैं सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके। काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट था इनका। यूज़ ऑफ बंट ब्रिक्स ताकि मजबूती रहे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज रहता था। जेंट वाटर रिजर्वर हमें कहाँ मिलता है, धोलावीरा में। इम्पोर्टेंट कहाँ पे है, गुजरात में। और किसने डिस्कवर किया था इसको, R.S. बिस्त ने। R.S. बिस्त ने या फिर जोश ने, फोर्टिफाइड सिटाडल एक्सेप्शनल है, मतलब बाहर से पूरी तरफ दीवारें होती थी, लेकिन चन्नूदाड़ो में ये नहीं है, इसलिए हमें ये याद रखना है कि ऐसा है। ठीक है, सुतकोतदा ये गुजरात में ही है। द ओनली साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स एक्चुअली बीन फाउंड, ये किसी बुक में है कि हॉर्स मिले हैं, कहीं हैं कि नहीं मिले हैं, इसलिए ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं आती एग्जाम में। मेन क्रॉप कौन सी थी, वीट और बेरली। एविडेंस मिले हैं राइस के, लेकिन कहाँ पे मिले हैं, लोथल के और रंगपुर इन गुजरात ओनली, क्योंकि पोर्ट सिटीज़ है ना ये सारे, तो इधर मिले हैं। अदर क्रॉप्स जैसे डेट हो गई, मस्टर्ड हो गई, सीसम हो गया, कॉटन हो गया, एक्सेट्रा। इंडस पीपल पहले थे जिन्होंने कॉटन यूज़ किया था, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। दे आर द फर्स्ट पीपल टू यूज़ कॉटन। नेक्स्ट एनिमल देखो, शीप गोट, मतलब सारे जानवर यूज़ होते थे, बस हॉर्स नहीं आएगा उसमें, इतना याद रखना है। लायन भी नहीं पता इन लोगों, इनको नहीं पता था। फ्रॉम अमरी अ सिंगल स्टेंट ऑफ इंडियाज राइनो हैज़ बिन रिपोर्टेड। देयर हैज़ बिन एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। इनलैंड और फॉरेन ट्रेड होती थी, आप देखेंगे अभी एग्जाम्पल दिखेंगे। फॉरेन ट्रेड विद मेसोपोटामिया और सुमेरिया, जिसको मॉडर्न इराक कहते हैं। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। बगदाद कौन सी रिवर पे, टागुस रिवर पे। देन बहरीन एक्सेट्रा फ्लोरिस्ट। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम कैसे हमें पता चलता है कि यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। अगर कहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो हमें कैसे पता चलता है यहाँ की चीज़ यहाँ मिलेगी, यहाँ की चीज़ यहाँ मिलेगी। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ इस टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता था।
गोल्ड कहाँ से हम लेते थे? कोलार से, कर्नाटका से, अफ़गानिस्तान से, पर्शिया ईरान से। सिल्वर जो है वो कहाँ से मिलता था? अफ़गानिस्तान, पर्शिया, साउथ इंडिया। कॉपर, केटरी आज भी राजस्थान की मोस्ट फेमस है, 100% प्रोडक्शन यहीं पे है, बलूचिस्तान और अरेबिया। टिन जो है वो अफ़गानिस्तान और बिहार से आता था। लेपिस लजुली और सफ़िरी ये कहाँ से आता था? अफ़गानिस्तान से। जेड जो है वो सेंट्रल एशिया से आता था। स्टीलेट कहाँ से आता था? ईरान से और पाकिस्तान से। और अमेस्त महाराष्ट्र से। अगेट और कार्नेल्स ये सब सौराष्ट्र और वेस्ट इंडीज़ से आता था। तो हम ये देखते हैं गोल्ड कहाँ से? कोलर कर्नाटका से, अफ़गानिस्तान, पर्शिया। सिल्वर अफ़गानिस्तान, पर्शिया और साउथ इंडिया से। कॉपर केटरी राजस्थान और बलूचिस्तान अरेबिया से। टिन जो है वो अफ़गानिस्तान और बिहार से। लेपिस लजुली सफ़री अफ़गानिस्तान से। जेड सेंट्रल एशिया से। स्टीलाइट हमें ईरान और पाकिस्तान से मिल जाता था। हमें इस महाराष्ट्र से मिलता था। अब हम ये देखते हैं कि अंदर चीज़ें तो आ रही हैं लेकिन बाहर क्यों क्यों जा रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, कॉटन के गुड्स जाते थे, टेराकोटा फिगर जाती थी, पोएट्री जाती थी, काउच शील जाते थे। अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ सिविलाइजेशन वॉज आयरन वॉज नॉट फाउंड। आयरन तब आया जब आर्यंस आए हैं, इसलिए आयरन नहीं पाया जाता था। जो सुमेरियन टेक्स्ट कौन सा? मेसोपोटामिया वाला बताता है कि जो सुमेरियन टेक्स्ट है उसमें एक मेलुआ शब्द यूज़ हुआ है जो कि इंडस रीजन के लिए दिया गया है। तो इंडस रीजन के लिए एक वर्ड यूज़ करते थे बाहर के लोग, मेलुआ। ये आ सकता है कि मेलू किसके लिए यूज़ होता था। सातुगाई और मुंदी खाक वर द इंडस साइट्स फाउंड इन अफ़गानिस्तान। मतलब हमने अभी अभी देखा कि इंडिया की कुछ साइट होती थी और पाकिस्तान की साइट है ये वाली, लेकिन कुछ साइट ऐसे भी हैं जो अफ़गानिस्तान में मिलती हैं। कौन कौन सी? सुतगई और मुंदी खाक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सुमेरियन टेक्स्ट ऑफर रेफर टू टू इंटरमीडिएट स्टेशन, दिलमम जो बहरीन में है और मकरान जो कि मकरान कोस्ट ये वाला गुजरात से जो लगता है, जो अभी हमने पढ़ा था सुतकांगे दूर जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट है वो कहाँ पे? मकरान कोस्ट पे ही है। तो इनके दो रुकने वाले पोर्ट होते थे स्टेशन। तो दिलमम जो होता था वो बहरीन में है। बहरीन आप जानते हैं, ये हमारा ये हो गया सऊदी अरेबिया वाला रीजन हो गया, यहीं पे है बहरीन, और यहाँ पे है पाकिस्तान की तरफ मकरान। सूसा एंड उर आर द मेसोपोटामियन प्लेसेस वेयर हड़प्पन सील्स आर फाउंड। तो चीज़ें मिलती हैं, तो मेसोपोटामिया में सीसा और उर जैसी चीज़ें मिली हैं, जगह पे मिली हैं। हड़प्पा वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, इसलिए इसको सिंडोन भी कहा जाता था बाय द ग्रीक्स। एज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ कॉइन, बार्टर सिस्टम हम ये समझते हैं कि बार्टर सिस्टम तब यूज़ होता होगा। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम हमारे यहाँ पहले होता था जब किसी चीज़ को देकर किसी चीज़ को लेते थे। जैसे आपने देखा हो पहले, आपको जो आपके दादा दादी होंगे या वो अपनी कहानी बताते होंगे, तो जैसे गेहूँ ले जाते थे वो दुकान पे, तो गेहूँ के बदले कुछ आटा लिया या कुछ भी लिया, मतलब बार्टर सिस्टम था। ऐसा नहीं था कि कॉइन है तो वो हर चीज़ में चल जाएगा, बार्टर सिस्टम चलता था। लोथल जो है वो सबसे एंशियंट पोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी के किनारे है? भोगावा। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, लोथल, भोगावा, अहमदाबाद, गुजरात। और किसने डिस्कवर किया? ऐसा राव ने, सर जी ने। ऐसा करके हम याद कर सकते हैं। देन इंडस सिविलाइजेशन जो है वो प्राइमरीली अर्बन है। ये एक क्वेश्चन आ चुका है, किसी एग्ज़ाम में ही आया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक रूरल है मेनली ना, वो ही प्राइमरीली अर्बन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी, बट इट सीम्स दैट द रूलिंग अथॉरिटी वॉज अ क्लास ऑफ मर्चेंट जो व्यापार करते थे। ऐसा है कि ऐसे ऊपर और नीचे कुछ होता था, तो ऐसा माना जाता है कि ऊपर तो राजा रहते थे और नीचे प्रजा रहती है। तो इस तरीके से अंदाज़ा लगाया गया कि शायद उधर वो कोई रूलिंग जैसी चीज़ हो और जो रूल करते हैं वो क्लास ऑफ मर्चेंट हो। जो हड़प्पन पीपल है वो वर्शिप नहीं करते थे किसी गॉड को टेम्पल में जाके,
जैसे आज टेम्पलों में मूर्ति होती है, हम जाके वहाँ प्रार्थना करते हैं, ऐसा वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे कोई टेम्पल मिलता ही नहीं है, कुछ मिला नहीं है। जो मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगर है वो मदर गॉडेस की। अभी हमने देखा वर्जिन गॉडेस कहाँ पे मिली हमें, हड़प्पा में, जबकि जो प्रोटो शिवा या पशुपतिनाथ जो मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। तो इन्हीं को मैत्री देवी कह देते थे या फिर शक्ति कह देते। यहाँ पे जो प्रिवलेंस किसका है, योनि का। ये आप देखते होंगे जो असम का मंदिर है कामाख्या जो भी है, उसका उधर भी योनि की ही पूजा होती है। तो ये हमारे टाइम में बहुत पहले से चला आ रहा है, मतलब आप समझे 2500 BC से 1750 BC की इसकी एज मानी जाती है, तब से आज 2025 तक इसकी पूजा की जाती है। द चीफ मेल डेटी जो है वो पशुपति महादेव हैं, जो लॉर्ड ऑफ हनुमान है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स है, जो कि सील्स में दिखाए जाते हैं योगिक पोस्चर में। अब इनके आप देखेंगे इसको अगर आप, तो ऐसे करके ये पद्मासन लगा के बैठे हुए हैं, और आप देखेंगे कि 4 एनिमल है, ये एनिमल्स आ जाते हैं कि कौन कहाँ कहाँ पे है। तो इनके पैरों के पास 2 डियर मिलते हैं आपको, और एक जगह आपको एलिफेंट, टाइगर, बफेलो और राइनो। कौन कौन, एलिफेंट, टाइगर, बफेलो और राइनो मिलते हैं। तो देयर वॉज अ प्रिवलेंस ऑफ फैलिक या लिंगम वर्शिप। तो लिंगम और योनि की पूजा होती थी पहले। जो शिव शक्ति वर्शिप है, जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है इंडिया में, अपीयर्स टू बी हैव द रिलीजियस बिलीफ ऑफ हड़प्पन पीपल। तो ये जो शिव शक्ति की हम पूजा करते हैं, ये बिलीव किया जाता है कि ये तब से चला आ रहा है। द रिमेन्स एंड द रेलिक्स ऑल्सो रिवील दैट एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप इज ऑल्सो देयर। आगे, देयर इज़ अ एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फाउंड मेनली ऑन सील। पिक्टोग्राफिक मीन्स चित्र वगैरह के तरीके से चीज़ें दिखाई जाती थी जो कि सील्स में छपी हुई होती थी। जो इनकी स्क्रिप्ट है वो अभी तक पहचानी नहीं गई है। अब इसमें एक करंट अफेयर जोड़ लेते हैं। जो तमिलनाडु की सरकार है उसने 1 करोड़ की धनराशि का ऐलान किया है उनके लिए जो इसकी जो स्क्रिप्ट को पहचान ले। तो कालीबंगन शो द राइटिंग वॉज ब्रुस्टोप्रोडोन ऑन द फ्रॉम राइट साइड। मतलब इसमें जो राइटिंग जो यूज़ होती थी वो पहले ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे राइट लेफ़्ट करके इनकी भाषा होती थी। हम जैसे आज ऐसे लिखते, लेफ़्ट से शुरू होकर राइट पे जाते हैं, ये लेफ़्ट से राइट, फिर राइट से लेफ़्ट से राइट, ऐसे करके लिखते थे। ये माना जाता है कि ये द्रविडियन पीपल्स थे। जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वो हड़प्पन स्क्रिप्ट ही है, बट द ओल्डेस्ट डेसिफर्ड जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है, नोन फॉर 5th सेंचुरी मोस्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो पहली जो हमारी स्क्रिप्ट है वो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, लेकिन जो स्क्रिप्ट पहली है जिसको हमने पहचान लिया है कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है वो ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है, जबकि ये अभी तक नोन ही नहीं हो पाई है कि उनकी स्क्रिप्ट में लिखा क्या हुआ है। तो ब्राह्मरी हमें याद रखना है जो पहचान ली गई है कि क्या लिखा गया है पहली बार, और हड़प्पन स्क्रिप्ट सबसे पहली है लेकिन अभी तक इसको पहचाना नहीं गया है कि क्या क्या लिखा हुआ है। स्टीलाइट जो है वो मेनली यूज़ होता था सील्स को बनाने के लिए, ठीक है। स्टीलाइट जो है अभी हमने पढ़ा कहाँ से इंपोर्ट करते थे, ये ईरान से और पाकिस्तान से, वो मेनली यूज़ होती थी सील्स बनाने के लिए। हम्पलेस बुल जो है रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द इंडस सील। जो बुल होती थी उनकी हम्प नहीं होती है, वो मेनली बुल सील्स में बनाई जाती थी। इनह्यूमिनेशन और कंप्लीट बुरियल वाज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, मतलब गाड़ा जाता था, ऐसे जलाया नहीं जाता था। जो ओरिजिन है स्वास्तिका का वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मांगा जाता है। ये जो ये है स्वास्तिक का साइन। जो ऋग्वेदा गिव्स द बैटल एट अ प्लेस नेम हरियुम्पिया विच हैज़ आइडेंटिफाई विद हड़प्पा। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेदा ने एक प्लेस की जिक्र किया है जो कि हरियुम्पिया है, हरियुम्पिया जो कि हड़प्पा ही है। जो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर है वो ये बिलीव करते हैं कि ये जो लोग थे जो सिविलाइजेशन में रहते थे वो द्रविडियन है। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन मतलब जैसे इंडस वैली यहाँ है तो उसी के समकालीन जो सिविलाइजेशन थी वो थी मेसोपोटामिया।
इजिप्ट और चाइना की। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे वैदिक कल्चर पे, 1500 BC। अब हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या अभी तक। एंशंट इंडिया में हमने हड़प्पन और इंडिया सिविलाइजेशन का पढ़ा, 2500 से 1750 BC तक का। हमने सबसे पहले पढ़ा ओल्डेस्ट नेम इसका इंडस सिविलाइजेशन है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन से बात करें तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले डिस्कवर्ड साइट थी। मेनली ये इंडस और सरस्वती रिवर पे मिलती हैं। सरस्वती रिवर पे 80% ऑफ द सेटलमेंट है। इसका जो पीरियड है याद होना चाहिए, जॉन मार्शल पहले थे जिन्होंने इसको ये नाम दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो फोटो स्क्रिप्ट हिस्टोरिक पीरियड है जिसमें भाषा का ज्ञान नहीं है अभी तक हमें। ये कहाँ तक है? सिंध में है, बलूचिस्तान में, पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्थन महाराष्ट्र में फैली हुई है। लेकिन अफ़गानिस्तान की भी हमने आगे देखा 2 साइट हैं, कौन कौन सी? सुतगाई और मुंदी खाक। आगे हम पढ़ेंगे तो जो नॉर्थन मोस्ट साइट है वो हमने देखी, कौन सी है? मांदा, जो कि JNK में है। हमने ईस्टर्न मोस्ट साइट देखी जो कौन सी? आलमगीरपुर, जो कि पंजाब यूपी में है, मेरठ की साइड में। और वेस्टर्न में हमने देखा सुतकांगेदू, जो कि वेस्टर्न मोस्ट साइट है, मकरान कोस्ट के अलॉन्ग है। और जो साउथ है वो दाइमाबाद है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। फिर हम इसके आगे बढ़े कि पोर्ट सिटी कौन कौन सी है? लोथल है, सुतकांगेदूर है, अलाउद्दीनो है, बालाकोट है और कुंठासी है। किस किस ने क्या डिस्कवर किया? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है पाकिस्तान में और दयालराम सयानी ने किया। मोहनजोदाड़ो जो है इंडस नदी के किनारे, चन्नूदारो इंडस नदी के किनारे, सिंध पाकिस्तान में, ये भी सिंध पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो को किसने डिस्कवर किया? रखालदास बनर्जी ने। जबकि चन्नूदारो को किसने किया? मैकी और NC मजुमदार ने। लोथल जो है भोगावा नदी के किनारे गुजरात में और SR राव ने डिस्कवर किया। कालीबंगन द बेंगल्स ऑफ ब्लैक कलर घाघर नदी के किनारे राजस्थान में। आनंद घोष ने। वहीं बनावाली जो घाघर नदी के किनारे हरियाणा में, बिश्त ने, RS बिश्त ने। और धोलावीरा जो कि गुजरात में है, यूनेस्को की साइड में बन चुका है, JP जोशी जी ने। आगे हम पढ़ेंगे तो हड़प्पा जो है उधर क्या क्या मिला है हमें? मेनली वर्जिन गॉडेस, सीमेंट्री R37H की, लिंगम और योनि की फिगर्स मिले हैं और क्ले फिगर मिला है मदर गॉडेस का। मोहनजोदाड़ो ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ मिला है, इंडिया द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। यहाँ पे पशुपति महादेव प्रोटोस्केप मिली है, ब्रॉन्ज इमेज मिली है न्यूड वुमेन की, डांसर की, स्टिल लाइट इमेज ऑफ द बियर्डेड मैन। कॉटन का यूज़ दिखा है हमें यहाँ पे। चन्नूदारो में सिटी विदाउट अ सिटाडेल, वेरी इंपॉर्टेंट। लोथल में डॉकयार्ड, राइस हस्क मिले हैं। और यहाँ पे हड़प्पा में वीट और बेली मेनली यूज़ होती थी। लोथल में राइस के कुछ चीज़ें मिली है। और रंगपुर में, लोथल एंड रंगपुर, जहाँ पे राइस के एविडेंस मिले हैं। अग्निकुंड मिले, टेराकोटा फिगर मिली है और डबल बुरियल यानी मेल और फीमेल को साथ में गाड़ने की प्रथा थी। कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले हैं, अग्निकुंड में मिले हैं। आगे हम देखेंगे बनावाली में ड्रेनेज सिस्टम है। धोलावीरा में हमें एक यूनिक हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलता है, वो ड्रेनेज सिस्टम का हार्नेसिंग सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेन है इसका। आगे हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी साइट तो मोहनजोदाड़ो है, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी हरियाणा में। कॉमन फीचर क्या क्या थे? सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थी यहाँ पे, बंट ब्रिक्स का यूज़ होता था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता था और फोर्टिफाइड सिटाडेल है। लेकिन चन्नूदारो में इसका एक्सेप्शन है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। मेन क्रॉप कौन कौन सी थी? वीट और बेली मेनली थी, लेकिन लोथल और रंगपुर में हमें राइस के भी चीज़ें एविडेंस मिले हैं। जो हिंडस पीपल है वो पहले हैं जो कॉटन का यूज़ करते थे, इसलिए इनको ग्रीस का कहते थे, सिंडोल। एनिमल्स हम सारे देखते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें हॉर्स के एविडेंस नहीं मिलते हैं। देयर आर एक्सटेंसिव इनलैंड और फॉरेन ट्रेड, ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। गोल्ड हमें कोलार कर्नाटका से, अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलता था। सिल्वर हमें अफ़गानिस्तान, ईरान और साउथ इंडिया से मिलता था। कॉपर केटरी और बलूचिस्तान अरेबिया से। टिन जो है अफ़गानिस्तान और बिहार से। लेपिस लुजिली और सफ़ेदी कहाँ से मिलता था? अफ़गानिस्तान से। जेड सेंट्रल एशिया से। स्टीलाइट हमें ईरान और पाकिस्तान से। एमियस्ट महाराष्ट्र से। एक्सपोर्ट हम क्या करते थे? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कॉटन, गुड, टेराकोटा, पोएट्री और चन्नूदाड़ो, लोथल। जो आयरन इन लोगों को नहीं पता था, सुमेरियन में एक टेक्स्ट मिलता है मेलुहा का,
मेलुआ मेनली इन्होंने इसी रीजन के लिए यूज़ होता था। सुतकांगादोर और मोदिका का हमने देख ही लिया। कौन कौन से इंटरमीडिएट स्टेशन थे, एक थे दिलमम जो कि बहरीन में है, और एक मकरान जो कि पाकिस्तान में, सूसा और उर में मेसोपोटामिया के कुछ प्लेसेस हैं जिसमें हमें हड़प्पन सील मिली हैं। जो हड़प्पन पीपल्स थे वो कॉटन यूज़ करते थे, इसलिए उनको सिंडोन कहते थे ग्रीक्स के लोग। जो लोथल है और वो सबसे एंशियंट पोर्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली प्राइमरीली अर्बन है। जो हड़प्पन पीपल है वो किसी मंदिर के यहाँ जाके वर्शिप नहीं करते थे, लेकिन हाँ वो मदर गॉडेस जो कि मैत्री देवी या शक्ति कहा जाती थी उनकी करते थे, जो कि एक योनि है। और मेल में वो पशुपति महाराज की करते, महादेव की करते थे, जो कि शिवा हैं, जो कि प्रोटेक्टिव ऑफ द एनिमल है, और लिंगम की पूजा होती थी। तो जो शिव शक्ति हमारी जो वर्शिप निकली है वो इंडिया में वहाँ से निकलते हुए अभी तक चल रही है। जो रिमेन्स और रेलिक्स है, मतलब एनिमल्स की भी वर्शिप होती थी और पेड़ पौधों की भी वर्शिप होती थी। जो इनकी जो राइटिंग है वो इस तरीके से होती थी, जिसको बोस्टोफिडोन कहते हैं। जो सबसे पहली स्क्रिप्ट है हमारी वो है हड़प्पा स्क्रिप्ट, जबकि जो पहली डिपिक्टेड स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मरी स्क्रिप्ट। जो स्टीलाइट है वो मेनली यूज़ होता था सील्स बनाने में। हम्पलेस बुल यूज़ होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जो ओरिजिन है स्वास्तिका का वो यहीं से माना जाता है, कॉटन का ओरिजिन यही माना जाता है। ऋग्वेदा एक जगह का नाम लेता है हरियम्पिया, जो कि बिलीव किया गया है कि हड़प्पा ही है। और जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है इंडस वैली के साथ वो है मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना। वैदिक कल्चर 1500 BC से 600 BC तक, हमने 2500 से 1500 तक का पूरा कर लिया, मतलब 2500 से 1750 का पूरा कर लिया। अब हम 1500 से 600 का करेंगे। ओरिजिन होम ऑफ आर्यंस, वैदिक कल्चर। द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस स्टिल रिमेन अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट। कई सारे लोग जो आर्यंस हैं वो कहाँ से आए, कौन थे, इसके बारे में कई लोगों के कई सारे मत है, इसलिए अभी तक पता नहीं चल पाया ये आर्यंस थे कौन। लेकिन सम स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि वो नेटिव थे, मतलब यहीं के थे। कुछ बिलीव करते हैं कि वो बाहर से आए थे। जैसे हम किन्हीं लोगों के थोड़े व्यू पॉइंट्स देख लेते हैं। जो आर्यंस हैं वो बाहर से आए थे, ये मैक्स मुलर का कहना है, और बाल गंगाधर तिलक का भी ये कहना है कि वो आर्कटिक रीजन से या फिर यूरोप से इंडिया की तरफ आए थे, जबकि मैक्स मुलर कहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया के थे और फिर वो इंडिया आए थे। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ आर्यंस आर सपोज टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। मैक्स मुलर ने कहा कि वो सेंट्रल एशिया से आएंगे, तो मेनली यही बिलीव किया जाता है कि वो कि सेवरल स्टेजेस में पहले कुछ लोग देन करके इस तरीके से वो मूव ऑन हुए इंडिया की तरफ। भोगा जकाई इंस्क्रिप्शन जो है, जो कि एंशियंट मारिया टर्की में है, जिसने 4 वैदिक गॉड्स की बात की है। कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नासात्य। प्रूव सेंट्रल एशियन थ्योरी एज देयर होमलैंड। जो ये आपको इंस्क्रिप्शन याद रखना है कहाँ पे मिला है, टर्की में। भोगा जगाई इंस्क्रिप्शन जो है वो टर्की में है, जिसमें 4 गॉडेस की बात हुई है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासात्य। इनकी जिक्र हुआ है। जो ये बिलीव करते हैं कि वो चीज़ें इंडिया में उठ के आई हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये सेंट्रल एशिया में थी और इस वजह से ये इंडिया में आई हैं उन्हीं ग्रुप से। द ग्रुप दैट केम टू इंडिया फॉर सेटल इन द फ्रंटियर प्रोविंस एंड देन पंजाब एंड देन दे आर कॉल्ड सप्त सिंधु रीजन ऑफ द 7 रिवर। आपको पता होगा कि इंडस है 7 रिवर्स का है, रीजन ऑफ द 7 रिवर्स। और फिर इंडस से होते हुए वो गंगा और यमुना की तरफ मूव ऑन होते हैं। वैदिक लिटरेचर 1500 BC से 600 BC। ये माना गया है कि ऋग्वेदा जो है वो मेनली कंपोज हुई है वाइल द आर्यंस वर स्टिल इन पंजाब, मतलब जब वो पंजाब में थे तब उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। वैदिक जो लिटरेचर है वो मेनली 4 लिटरेरी प्रोडक्शन है उसमें। कौन कौन से? संहिता, जिसको वेदास भी कहा जाता है, ब्रह्मनास, आरण्यकास और उपनिषद। तो कौन कौन से? संहिता या वेदास, देन है ब्राह्मणास, देन आरण्यकास और उपनिषद। जो वैदिक लिटरेचर है ग्रोन अप इन कोर्स ऑफ टाइम एंड वाज रियली हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, हैंस दे आर कॉल्ड श्रुति। इसका क्या मतलब हुआ? जो वैदिक लिटरेचर हैं जो हम आज लिखे हुए मिलते हैं हमको,
वो जनरेशन टू जनरेशन ऐसा था कि लोग बोलते थे, दूसरे सुनते थे, फिर वो बोलते हैं, फिर वो सुनते हैं। तो इस तरीके से श्रुति मतलब होता है सुनना, और सुनने से फिर वो आगे की तरफ जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते चले गए, इसलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर है वो है वेदास संहिता। जो वेदास हैं उनको अपौरुषेय भी कहा गया है। मतलब ये मैंस के द्वारा नहीं, किसी भी आदमी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये भगवान ने खुद ने दिए हैं। और नित्य का मतलब होता है कि ये एग्जिस्टिंग है, और इटर्निटी मतलब ये इनको नाशवान नहीं है, ख़त्म नहीं हो सकते। ये हर जगह मतलब हर एक जनरेशन में प्रेजेंट है। तो अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, ये खुद भगवान ने लिखे हैं। और नित्य का मतलब ये एटर्निटी तक चलते रहेंगे। हमारे यहाँ 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अर्थवेदा। जो पहले 3 वेदा हैं उनको वेदत्रय कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थवेदा बाद में बना है, ये पहले नहीं था। ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा ही थे, और इन 3 वेदा को ही वेदत्रय कहते हैं। ऑफ द 4 वेदा जो ऋग्वेदा है वो ओल्डेस्ट वन है, और इसलिए फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड है। जो ऋग्वेदा है उसमें 1208 ह्यूमन्स हैं, डिवाइडेड इनटू 10 मंडल है। ये क्वेश्चन आता है कि जो ऋग्वेदा है वो कितने मंडलों में बटा हुआ है, तो वो 10 मंडलों में बटा हुआ है। और उसे क्या क्या मंडल क्या क्या बताते हैं वो भी है। जो 6th मंडल है वो मेनली गोत्र या वंश मंडल कहते हैं, जो गोत्रों के बारे में हमें जानकारी देता है, या कुल ग्रंथ भी बोलते हैं इसको। छठा जो है पहला और 10वां जो मंडल है आर सेड टू हैव बीन एडेड लेटर। जो पहला और 10वां मंडल है वो बाद में ऐसा माना गया है कि वो जोड़े गए हैं। जो 10वां मंडल है वो पुरुष सूक्त है, विच एक्सप्लेन 4 वर्णास ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो पहले ये वेदास कब आए थे, आर्यंस के बाद ही, तो बहुत जटिल हो गए थे ये, तो इसको एडअप कर दिया गया। तो जो 10th मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है, मतलब ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। जो ऋग्वेदा को जो बोलते हैं उनके जो हिमस हैं उनको क्या कहते हैं, होत्री, HOTRI, होत्री। जो सामवेदा है, सामवेदा इज़ द बुक ऑफ चैंट। इसमें क्या है 1549 हिम्स हैं। जितने भी हैं अगर आप 75 को छोड़ दो तो बाकी सारे ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं। जो इनके हिम्स है इसको क्या कहा जाता है, उगतरी। क्या बोलते हैं, उगतरी। ये जो वेदा है ये इम्पोर्टेंट है इंडियन म्यूज़िक के लिए। हम आगे बढ़ेंगे अब यजुर्वेदा। यजुर्वेदा एक रिचुअल वेदा है, सेक्रीफाइसल प्रेयर्स है इसमें। आप ऐसे याद रखें, यजुर इज़ फॉर यज्ञ। इसको जो बोलने वाला होता है उसे अधवर्युस कहा जाता है। ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेदा। It contrasts to the first 2 which in verse entirely, this one is both verse and prose. जो यजुर्वेदा है, ये जो यजुर्वेदा है इसमें आपको वर्ड्स भी मिलेंगे और प्रोज भी मिलेंगे, एकलौता ऐसा वेदा है। हमने अभी तक क्या, और अभी अर्थवेदा और कर लेते हैं। अर्थवेदा जो है वो मैजिकल बुक है। ये 4थी और लास्ट वन है जिसमें चार्म्स और स्पेल होते हैं इविल्स और डिजीज को भगाने के लिए। बहुत टाइम तक तो इसको इंक्लूड ही नहीं किया वेदा में, पर एट लास्ट इसको कर लिया गया, इसलिए हम बोलते हैं हमारे 4 वेदा हैं। जो तो हमने क्या क्या पढ़ा, मेनली कितने हैं, योग वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। जो यजुर है इस फॉर यज्ञ, तो इसमें मेनली चैंट जो यज्ञ वगैरह होती हैं, सेक्रीफाइसल प्रेयर्स हैं, वो सारी यजुर्वेदा में होती हैं। यजुर्वेदा जो बोलता है उसे क्या कहा जाता है, अधवयुस। ऋग्वेदा जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, होत्री। और जो सामवेदा बोलता है उसे बोलते हैं उद्यातरी। जो अर्थवेदा है वो सबसे लास्ट में हुआ था, और जो यजुर्वेदा है इट इज़ द ओनली वेदा जो कि प्रोज और वर्ड्स दोनों में है। आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मणस। इट एक्सप्लेन दी, जो भी हिमस होता है उसको बताता है ये कि क्या है। जैसे आपने कोई मंत्र बोल दिया, अब मंत्र ये क्या बोलना चाह रहा है वो आप ब्राह्मणस में देखेंगे। जो ब्राह्मण लोग होते थे उनका काम ही यही होता था। दे आर रिटन इन प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर। जो ब्रह्मा है मीन सेक्रीफाइस, द वेरियस सेक्रीफाइस एंड द रिचुअल हैज़ बीन एलेबोरेटेडली डिस्कस्ड इन द ब्राह्मणस।
ईच वेदा है सेवरल ब्राह्मणस अटैच टू इट। तो इस तरीके से जो सेक्रीफाइस वगैरह होते थे हर एक से रिलेटेड, वो हर वेदा से रिलेटेड, तो कई सारे ब्राह्मणास हैं हर वेदा में। आगे हम देखेंगे ऋग्वेदा के कौन कौन से ब्राह्मणास हैं। ऋग्वेदा, ऐत्रेय और कौशिकी, ये आता है कौन कौन से हैं। सामवेद, पंचविशा, साधविंश, छंदोग्य, जैमिन्य, यजुर्वेद, शतपथ जो ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट है, एंड तैत्रीय, अर्थवेद, गोपाथा। फटाफट याद करते हैं। ऋग्वेदा, ऐत्रेय, कौशिकी, रामवेद, पंचविश, साधविश, छंदोग्य और जैमिन्य, यजुर्वेद, शतपथ और तैत्रीय, अर्थवेद, गोपाथा। इस तरीके से हमने सारे याद कर लिए। ऐत्रेय, कौशिकी, पंचविशय, सदविशय, छंदोग्य, जैमिना, शतपथा, तैत्रीय, गोपाथा। इसके होत्री को, इसको क्या कहते हैं, होत्री। सामवेदा को क्या कहते हैं, उगतरई, अदवयुज। अब आगे बढ़ते हैं। जो वर्ड है आर्यन, आर्यन का मतलब होता है फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट में जाके इनकी रचना हुई है, इसलिए इसको आर्यन का कहा जाता है। इसमें मेनली जो हर्मिट्स होते हैं, स्टूडेंट लिविंग इन द जंगल्स, और इसमें कंक्लूडिंग जो ब्राह्मणस है उसका बिल्कुल कंक्लूडिंग पोर्शन जो है वो आर्यन का है। उपनिषद है, ये फिलोसफिकल टेक्स्ट है। दे आर जनरली कार वेद अंत, वेदांता इज वेद का अंत, वेदांता, एंड दे कम टुवर्ड द एंड ऑफ वेदा। तो जो ब्राह्मणास का वेदा है वो आर्यन का है, और जो उपनिषद है वो वेदों का एंड है। हमारे यहाँ 108 उपनिषद हैं। इसकी कभी कभी वर्ड भी पूछ लेते हैं कि कितने हमारे यहाँ उपनिषद है, तो हमारे यहाँ 108 उपनिषद है। वेदांतिका जो है वो ओल्डेस्ट उपनिषद है, इम्पॉर्टेंट है। वेदांतिका ओल्डेस्ट उपनिषद है। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, लिटरेचर हम देखेंगे 600 से 600 BC से 600 AD। अब हमने 1500 BC से 600 BC तक का कवर किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से हम पूरा रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो वैदिक ट्रेडिशन में हमने सबसे पहले देखा कि हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ से आए, लेकिन मोस्टली यही है कि सेंट्रल एशिया से वो लोग आए हुए हैं। मैक्स मूलर ने ये कहा था। और हम ये क्यों कहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, बिकॉज ऑफ द भोगसे इंस्क्रिप्शन जो कि टर्की में है। इसमें मेनली 4 गॉड की बात की गई है, और वो सेंट्रल एशिया में थे और वो उठ के इंडिया में आए, इसलिए हम ये कहते हैं इंद्र, वरुण, मित्य और नासात्य। ये मेनली सप्त सिंधु में रहते थे पहले, लेकिन ये धीरे धीरे मूव टूवर्ड गंगा एंड यमुना। वैदिक लिटरेचर 1500-600 से BC तक कौन कौन से थे। संहिता जिन्हों वेदास कहा जाता है, ब्राह्मणास, आर्यनकास और उपनिषद। संहिता क्या होता है, ये वेदास हैं। ब्राह्मणकास ये कंक्लूडिंग पोर्शन है वेदास के, जो एलेबोरेट करते हैं क्या क्या रिचुअल्स हैं। आर्यनकास जो है वो कंक्लूडिंग पोर्शन है ब्राह्मणस के, और उपनिषद जो है वो कंक्लूडिंग पोर्शन है हमारे वेदास के। तो जो वैदिक लिटरेचर है वो जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ मुंह से बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी उस टाइम पे, इसलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है। जो वेदास है उनको अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय मीन्स दे आर गिवन बाय गॉड एंड नित्य इज एग्जिस्ट इन ऑल द एटर्निटी। हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। जो ऋग्वेद है उसमें 1028 हिमसिम, इनको बोलने वाले को होत्री कहा जाता है। और इसमें 10 मंडल हैं। जो 6वां मंडल है वो गोत्र की बात करता है, जबकि पहला और 10वां जो थे वो बाद में एडअप हुए। और जो 10वां मंडल है वो पुरुष सूक्ता की बात करता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास की हमें बात मिलती है। जो सामवेद है वो बुक ऑफ चैंट है, जिसमें 75 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब कुछ ऋग्वेदा से ही लिया गया है। इसको गाने वाले को उदकत्री कहते हैं। ये इंडियन म्यूज़िक के लिए बहुत ज़रूरी है। यजुर्वेद इज़ द बुक ऑफ सेक्रीफाइसल, मीन्स यज्ञ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती थी। ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कृष्ण और शुक्ल। और इसको गाने वाले को क्या कहते थे, अदवर्यूज। अर्थवेदा जो है ये मेनली पहले नहीं जुड़ी थी मैजिकल और डिजीज़ और ईवल से बचने के लिए, लेकिन ये बाद में जोड़ दी गई। जो ब्राह्मणास थे वो मेनली वेदास के इलेबोरेशन है एक तरह का। तो और ये हर वेदा के लास्ट में है। तो ऋग्वेदा के हैं ऐत्रेय, कौशिकी, सामवेद के पंचविश, शतविश, छंदोग्य, जामिन्य। यजुर्वेद है शतपथ और तैत्रीय।
और अर्थवेदा इस गोपा था। जो सतपथा है वो ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मण है। अब हर ब्राह्मण के लास्ट में आते हैं अरण्यका, जो कि फॉरेस्ट बुक है, कंक्लूडिंग बुक है। उपनिषद जो है वो फिलोसफिकल टेक्स्ट है और ये वेद का अंत है। 108 उपनिषद हमारे यहाँ मिलते हैं और विदिन आर्यका जो है वो ओल्डेस्ट उपनिषद है। दिस इज़ इट। अगर अब हम आगे बढ़ेंगे, लिटरेचर ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन 600 BC से 600 AD तक। जो लिटरेचर है वैदिक ट्रेडिशन की, स्मृति, अब हमने श्रुति कर लिया, अब हमें याद कैसे रहेगा, जब हम उस चीज़ की स्मृति करेंगे, मतलब उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से 6 लिटरेरी वर्क थे। वेद का अंत, या फिर इसको बोलते सूत्र, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराणा, उपवेदास और शाद्र दर्शना। तो जो लिटरेचर थी वैदिक ट्रेडिशन की कौन कौन सी थी? वेदांगा, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपवेदा, सात दर्शना। जो 6 वेदांग हैं, अब हम इनको ही खोल खोल के पढ़ेंगे। वेदांग जो सूत्र है वो 6 चीज़ों में बटा हुआ है। शिक्षा जो है वो प्रतिशाक्य, जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इसका, प्रतिशाक्य। कल्पसूत्र मेनली रिचुअल्स थे, तो इसमें भी कई सारे हैं। श्रोता सूत्र या वे सुलवा, जो कि सेक्रीफाइस से डील करता है। गृह होता है जो फैमिली से डील करता है। धर्म होता है जो धर्म से डील करता है। व्याकरण, अष्टाध्यायी पाणिनि, जो कि ओल्डेस्ट ग्रामर बुक है। आगे हम पढ़ेंगे निरुक्त जो है वो एटिमोलॉजी के बारे में मेनली बात करती है, जो कि डिफ़िकल्ट वैदिक वर्ड्स, इट लाइक अ डिक्शनरी। निरुक्ता जो है वो डिक्शनरी है मेनली वेदास की, कि इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का, जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं हमें नहीं आता तो उस वर्ड का मीनिंग देखना पड़ता है। तो निरुक्त इज़ द डिक्शनरी। जो छंद है, छंद जो है वो मैट्रिक्स है। जो छंद सूत्र है वो भी पिंगल ने लिखी थी, और आप देखेंगे। और ज्योतिष जो है वो तो हम सब जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी है। वेदांग ज्योतिष जो हमें बताता है आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, ये सब। तो इस तरीके से तो वेदांग के भी 6 चीज़ें: शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। देर आर 6 फेमस स्मृतिज। मनुस्मृति जो कि ओल्डेस्ट है। कमेंटेटर कौन है, मतलब किसने बोला है इसमें? विश्वरूपा, मेघतिली, गोविंदराज, कुल्लक भट्ट। यज्ञवल्क्य स्मृति जो कि प्री गुप्ता है। कमेंटेटर कौन से हैं? विश्वरूपा ही है। जिमुट वाहना, विनय दर्शनम, अपारका। नंद स्मृति गुप्ता पीरियड में थी। प्रशासारा गुप्त में, बृहस्पति गुप्त में और कथियाना गुप्त में। तो कितनी तरीके की स्मृति देख ली हमने? एक तो मनुस्मृति देख ली, एक यज्ञवल्क्य देख ली, एक विश्वपरा देख ली, यज्ञवल्क्य देख ली, एक नारद देख ली, एक बृहस्पति और कथियाना। हमारे यहाँ मेनली 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्य कौन कौन से हैं? ठीक है, अब ये हो गया, स्मृति दर्शना हो गया। अब हम महाकाव्य पे पहुंच गए। महाकाव्य मेनली 2 हैं, रामायण और महाभारत जो आप पढ़ते हैं। जो महाभारत है उसके राइटर कौन है? वाल्मीकि, या इसको आदि काव्य भी बोलते हैं। ये ओल्डेस्ट एपिक है वर्ल्ड का। इसमें 24,000 श्लोक्स हैं और इसमें 7 कांड हैं। जो पहला और 7वां है वो लेटेस्ट एडिशन है, मतलब बाद में ऐड किया गया। जो महाभारत है वो किसने लिखी है? वेद व्यास ने, और सबसे लॉन्गेस्ट है ये। इसमें 1 लाख श्लोक्स हैं और आप आगे पढ़ेंगे तो 18 चैप्टर्स हैं इसमें। परवांश प्लस हरिवंश सप्लीमेंट है। भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं वो एक्सट्रैक्टेड है भीष्म जी का जो चैप्टर है महाभारत में, उसको निकाल दे तो वही भगवत गीता है। शांति परवान या जो शांति चैप्टर है वो लार्जेस्ट चैप्टर है महाभारत का। तो महाभारत में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। किसने लिखा? वेद व्यास ने, लॉन्गेस्ट है। जो इसमें 18 चैप्टर्स हैं। और भीष्म जो जी का जो चैप्टर है उसी को भगवत गीता कहते हैं। और शांति परवान जो है या शांति का जो चैप्टर है वो सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है।
जो पुराना है, पुराना मीन्स ओल्ड, हमारे यहाँ कितने पुराने, 18, और हमारे यहाँ उपनिषद कितने, 108। तो पुराना 18 तरीके के। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। द अदर इम्पॉर्टेंट पुराण जैसे भगवता, विष्णु, वायु, ब्रह्मानंदा, इस तरीके से कई सारे पुराण हैं, 18 हैं। 18 में सबसे ओल्डेस्ट मत्स्य है, बस इतना याद रखना है। उपवेदा अब कौन कौन से, उपवेदा आप देखेंगे ये वेदास के साथ लगे होते हैं। तो वेद कितने, 4 तरीके के, तो हर 4 के साथ कुछ ना कुछ लगा होगा, तो इसके उपवेद 4 तरीके के हैं। जो ऋग्वेदा के साथ है वो है आयुर्वेदा, जिसमें मेडिसिन की नॉलेज मिलती है। सामवेदा गंधर्व वेदा, जिसमें म्यूज़िक की मिलती है। यजुर्वेदा इस धनुर्वेदा, जिसमें आर्चरी वगैरह की मिलती है, क्योंकि हमें यज्ञ वज्ञ करना होता है। और अर्थवेदा इस शिल्पवेदा और अर्थवेदा, द साइंस ऑफ क्राफ्ट वेल्थ, जिसको किसने बोला है, विश्वकर्मा ने बताया है। हम फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेदा आयुर्वेदा, सामवेदा इस गंधर्व वेदा, यजुर्वेदा इस धनुर्वेदा, और अर्थवेदा इस शिल्पवेदा और अर्थवेदा। ठीक है। अब 7 दर्शना के 6 स्कूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं। शाक्य दर्शना, योग्य दर्शना, न्याय दर्शना, विशेष दर्शना, मीमांसा और उदांत। कौन कौन इसका फाउंडर है, देखो। शाक्य दर्शन किसने लिखी, कपिल ने। योगा पतंजलि ने, न्याय गौतमा, वैशेषिक कनदा, मीमांसा जैमिनी, और वेदांत भद्रयाना। तो आप कैसे याद रख सकते हैं इसको, वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा बोलते हैं, और मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहते हैं। तो वेदांत आप कैसे रखेंगे, वी सबसे लास्ट अल्फ़ाबेट मिलता है, जबकि बी 1 ऑफ द फर्स्ट से ही आता है। तो इस तरीके से भद्रयाना। जो मीमांसा है MJ, पास में ही अल्फ़ाबेट दोनों, तो जैमिनी। वैशेषिका कन्नदा, न्याय गौतम ऐसे याद रख सकते हैं, जो गौतम है वो बहुत अच्छा न्याय करते थे, तो न्याय दर्शना गौतम ने। योग दर्शना पतंजलि ने, शाक्य दर्शना कपिल ने। इस तरीके से 6 हैं। ठीक है, फटाफट इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने वैदिक लिटरेचर हमने सारी ये देख ली। हाँ, यहाँ से देखेंगे। जो वैदिक ट्रेडिशन है हमने पढ़ा, स्मृति जो रिमेम्बरेंस है उसने 6 तरीके के वर्क दिए। वेदांगा जो सूत्र थे, स्मृति दर्शना, महाकाव्य, पुराण, उपवेदा और शाद दर्शना। जो वेदांगा है वो 6 तरीके के, शिक्षा, कल्प सूत्र, व्याकरण। जो पाणिनि है वो ओल्डेस्ट ग्रामर बुक बनाई थी। निरुक्ता इज़ द डिक्शनरी, छंद इज़ द मैट्रिक्स जो पिंगल ने दिया था, और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जो हम देखते ही हैं। 6 तरीके की स्मृति है, मनुस्मृति, जयजिनवल्का, नारद, प्रशस्रा, बृहस्पति और कथयाना। महाकाव्य रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी थी, जिसे आदि काव्य भी कहते हैं, इसके 7 कांड है, जबकि महाभारत वेदव्यास ने लिखी थी, लॉन्गेस्ट है और इसमें 18 परवान है। जो पुराना है मतलब ओल्ड है, कितने हैं, 18 है, जब से सबसे ओल्डेस्ट मत्स्य है। जबकि उपवेदा कौन से हैं, ऋग्वेदा का आयुर्वेदा, सामवेदा का गंधर्व वेदा, यजुर्वेद का धनुर्वेदा और अर्थवेद का अर्थवेदा या शिल्पवेदा। जो 7 दर्शना होते हैं वो भी 6 तरीके के, शाक्य इस कपिल, योग इस पतंजलि, न्याय इस गौतम, वैशेषिक इस कन्नदा, मीमांसा और पूर्व मीमांसा इस जैमिनी एंड वेदांत उत्तरायण इस भद्रयाना। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदा अर्ली वैदिक पीरियड 1500 BC से 1000 BC तक का। ठीक है, अब हमने 1500 से 2500 से 1750 पूरा किया, फिर हमने 1500 600 पूरा किया। अब हमने 1500 से 600 तक हमने सिर्फ ये पूरा किया कि क्या क्या लिटरेचर के वर्क थे उसमें। अब हम देखते हैं कि जोग्राफिकल एरिया या फिजिकल ग्राउंड पे क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, अब आप देखेंगे जो ऋग्वेदा है वो ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज थी उस पीरियड के लिए। मतलब हमें जो अर्ली वैदिक पीरियड की जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेदा से ही मिलती है। फ्रॉम द नेम्स ऑफ द रिवर, माउंटेन्स को हिमवत कहते थे, हिमवंत। ठीक है, एंड द ओशन इन द ऋग्वेदा। वी हैव क्लियर आइडिया ऑफ द जोग्राफिकल इन द नाउ ऋग्वेदा अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BC तक। ऋग्वेदा में जो माउंटेन्स थे उन्हें क्या कहते थे, हिमवत।
हिमवंत जो है वो मेनली हिमालय को कहा जाता था, और मंजावंत उसको हिंदकुश को कहा जाता था। अब ये इंडिया हो गया। यहाँ ऊपर की तरफ जो पहाड़ियाँ देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया की तरफ, तो मेनली जो माउंटेन्स होते थे वो हिमवंत हिमालय और मंजूवंत हिंदकुश, और जो ओशन होते थे ऋग्वेदा में उनका भी क्लियर मेंशन है ओशंस के बारे में। ऋग्वेदा में मेनली 40 रिवरों का जिक्र है, जिसको नदी सूक्ता भी कहा जाता है। नदी सूक्ता मतलब जिसमें नदियों के बारे में वर्णन दिया गया है। ऋग्वेदा मेंशन 21 रिवर्स, जिसमें मेंशन है 40 रिवर का, लेकिन 21 रिवर्स में आपको गंगा भी मिलेगी। कुबा इज़ फॉर काबुल इन दी वेस्ट। हम ये नाम जो याद लिखे हुए हैं, ये हमें यह नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। कब किसको क्या कहा जाता था। जो सिंधु है उसको इंडस होता था, वितस्ता झेलम को कहा जाता था, असिकनी चेनाब का नाम था, विपास बीस का नाम था, परुसनी रावी का, सुतुदरी सतलज का, सरस्वती सारस्वती, दृश्यावती घाघर को कहा जाता था, कुबा काबुल को, सुवस्तु स्वाति को, और कुरमु कुरम को, गोमती को गोमल। रिवाइज करते हैं, देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं इनको। सिंधु को इंडस, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। वितस्ता टेस्ट, जैसे वितस्ता का मतलब जैसे टेस्टस्ता, इसको आप कर सकते हैं टेस्टी। तो कोई भी चीज़ टेस्टी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसको झेलते ही तो हैं, क्योंकि खाना पड़ता है। जैसे करेला का जूस है, हम वेट लॉस करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें झेलनी पड़ती हैं ताकि अच्छे रिजल्ट मिले। तो इसलिए जैसे वितस्ता हो गया तो उसको झेलो, भले ही वो टेस्टी नहीं है, भले ही झेलो। असिकानी चेनाब, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कानी इज़ फॉर कान एंड चेना इज़ फॉर चेन, जो गले में पड़ती है। तो कान और गले के राइम करके उस याद रख सकते हैं। विपास 20, पास करना मुझे 20 बीन्स होती है, तो उसी की तरह पास करना मुझे बीन्स करके याद रख सकते हैं। परुशनी इज़ पी और आर, परुशनी इज़ रवि, एस इज़ फॉर एस सतुलज, सरस्वती सारस्वती, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। दृश्यवानी घाघर, ये नाम ही कैसे हैं, बड़े बड़े नाम हैं। कुबा इज़ फॉर काबुल, इसको भी याद कर सकते हैं। सुवस्तु इज़ स्वाति, वस्तु बहुत सारी किसके पास है, स्वाति के पास। कुरमु कुरम, ये भी याद हो सकता है। गोमती गोमल, ये भी याद हो जाएगा। तो सिंधु का इंडस, वितस्ता, कोई चीज़ टेस्टी नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको झेलते हैं। असिकनी क्या है, चेनाब, कान चेन, विपास पास करना 20, परुशनी परुष कौन है, रावी, एस इज़ फॉर सतलज, सरस्वती सारस्वती, दृश्यवानी घाघर, कुबा काबुल, सुवस्तु स्वाति, और कुरमु इस कुरम, और गोमती इस फॉर गोमल। ठीक है, अभी हमने यही पढ़ा है। आगे हम बढ़ते हैं। ऋग्वेदा पीपल हु कॉल्ड देमसेल्फ आर्यंस, जो ऋग्वेदा पीपल होते थे वो अपने आप को आर्यंस कहते थे। वर कन्फाइंड इन द एरिया केम टू बी नोन एज सप्त सिंधु। मेनली ये सप्त सिंधु, जब हम ऊपर की तरफ पढ़ रहे थे हम यही देखा था कि पहले वो सप्त सिंधु की तरफ आके बसे, फिर आगे की तरफ वो गंगा और यमुना की तरफ बढ़ते चले गए। तो लैंड ऑफ 7 रिवर, सप्त सिंधु जो है वो मेनली 5 रिवर से है। कौन कौन सी, वितस्ता टेस्टी नहीं है, कौन है, झेलम। असिकानी, कानी इज़ फॉर कान, चेनाब इज़ फॉर चेन, कहाँ पे, गले में। विपास पास में 20, परुसनी रवि, सुतुधारी सतलज, और सरस्वती का सारस्वती। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर कौन थी, सिंधु थी। जो मोस्ट पवित्र रिवर मानी जाती थी वो है सरस्वती, और जो सबसे ज़्यादा मेंशन हुई है वो है सिंधु। गंगा 1 बार यूज़ हुआ है और यमुना 3 बार यूज़ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मेंशन रिवर कौन सी है, सिंधु। सबसे ज़्यादा पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती। 10 राजन वॉर, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये आ जाता है। बैटल ऑफ 10 किंग किन किन के बीच में हुई थी, बस ये क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा जो फेमस 10 राजन युद्ध है वो इंक्लाइन वॉर था आर्यंस का। जो 10 राजन वॉर है गिव नेम्स ऑफ 10 किंग्स हु पार्टिसिपेटेड इन द वॉर अगेंस्ट द शूद्र के खिलाफ ये युद्ध हुआ था। हु वॉज कॉल्ड भारत किंग ऑफ त्रिस्तुस फैमिली।
ऋग्वेदा के हिसाब से जो दशराजन युद्ध हुआ था वो आर्यंस के बीच में हुआ था। तो दशराजन युद्ध है वो, उसको दशराजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 10 किंग्स इन्वॉल्व थे अगेंस्ट द शूद्र। जो शूद्र थे वो भारत के किंग थे, वो नेटिव थे, ऐसा समझे, वो नेटिव थे और त्रिस्तुस फैमिली से थे। त्रितसुस। द 10 किंग वर द स्टेट ऑफ पुरुष, यादुस, तुर्वशास, अनुस, दृष्टन अलॉन्ग विद द 5 अदर्स। इस तरीके से द बैटल वॉज फॉट ऑन द रिवर ऑफ परुशनी इन विच सुदास इमर्जेस विक्टोरियस। ठीक है, तो सुदास इसमें जीत गए थे। और किस बैंक के रिवर पे हुआ था ये? परुशनी रावी रिवर के किनारे हुआ था। पॉलिटी आप देखेंगे तो आप बस इसको यूनिट को याद रखें। सबसे छोटी थी कुल, कि आप किस कुल के हैं, उसके हेड को कहा जाता था कुलपा। ग्राम जो है वो विलेज होता था, क्योंकि कुल आ गया, घर आ गया, घर के बाद गांव आएगा, तो ग्राम को ग्रामिनी कहते थे। विश इज़ फॉर क्लैन। अब वो जो गांव जहाँ बसा है उसे काफ़ी गांव बसे होंगे, तो ये पूरा एक क्लैन बनता था, तो विष्टपति कहा जाता था। जना इज़ फॉर पीपल, और उसके ऊपर आता था राष्ट्र, कंट्री। तो कैसे कैसे हम याद रखेंगे? कुला, ग्राम, विश, देन जना, देन राष्ट्र। ठीक है, कुल, ग्राम, विश, जना, राष्ट्र। द कुला, द फैमिली वॉज द बेसिक ऑफ द सोशल एंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कुल सबसे लोएस्ट मोस्ट यूनिट होती थी। A group of Kula formed the Grama and then so on. Regarding the formation of the government was of patriarchal nature. Patriarchy nature बहुत पहले से चल रहा है, इसलिए इतना गड़ा हुआ है हमारे समाज में। जो राष्ट्र होता था वो किंग के द्वारा होता था या राजा होते थे, और रॉयल डिसेंट हेरिडिटरी बेसिस पे होता था। प्रोबेबली इलेक्टिव मोनार्की वॉज ऑल्सो देयर। इसका मतलब ये है कि पहले मोनार्की नहीं थी इतनी, पहले चुन के जाते थे, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे बिना चुने जाते थे, हेरिडिटी होता था। तो इस तरीके से मोनार्की भी थी, रिपब्लिक भी थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आपको दिखेगा। वेरी लिटल इज़ नोन अबाउट द मिनिस्टर्स। पहले मिनिस्टर्स तो थे नहीं, पुरोहित थे, जो डोमेस्टिक प्रिस्ट होते हैं, जो किंग्स को एडवाइस देते हैं, वो फ्रेंड फिलोसोफर होते हैं किंग के। सेनानी इज़ फॉर द आर्मी चीफ, और ग्रामिनी इज़ द हेड ऑफ द विलेज। जो आर्मी कंसिस्ट ऑफ फुट सोल्जर होते थे, घोड़े के भी होते थे। वुड, स्टोन, बोन एंड मेटल्स वर यूज्ड इन द वेपन्स। एरोज होते थे, त्रिशूल लिया और मारा। रेफरेंस आर मेड, मूविंग फोर्ट भी होते थे, पुरचरी, शनु एंड मशीन फॉर असॉल्टिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड। जो किंग होता था उसके कुछ रिलीजियस ड्यूटी होती थी, वो अपहोल्डर होता था ऑर्डर और मोरल यूनिटीज़ का। ऋग्वेदा जो है वो स्पीक करता है असेंबलीज़ का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। सभा, समिति, विधात और घना। सभा, समिति, विधात और घना। जो सभा होती थी वो प्रिविलेज होती थी, मतलब कुछ प्रिविलेज लोग और बहुत इंपॉर्टेंट लोग इसमें बैठते थे। समिति में पूरा गांव बैठता था। विधात जो होता था उससे छोटा होता था। और फिर थे जना। थेफ्ट और ये चोरी चकारी, कैटल और चीटिंग की वर सम ऑफ देन प्रिवेंट क्राइम्स। ये सब चीज़ें इतनी नहीं थी। चलो भाई आगे चलते हैं, सोसाइटी देख लेते हैं। ऋग्वेदा सोसाइटी में मेनली 4 वर्ण थे। अभी हम पढ़ के आए हैं पुरुष सूक्त 10वें मंडल में ऑफ ऋग्वेदा, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। जैसे आज समाज पूरा अबाउट प्रोफेशन पे डिवाइडेड है। जैसे जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स की कम्युनिटी में रहता है, इंजीनियर है इंजीनियर की। अब कास्ट वास्ट का कोई लेना देना नहीं है, पर ऑक्यूपेशन के हिसाब से साथ रहते थे। उसी तरीके से जो वर्ण सिस्टम है उसमें भी ऑक्यूपेशन में मेनली फॉलो होता था। जो टीचर और प्रीस्ट होते थे, जो गुरु होते थे या फिर जो पंडित होते वो ब्राह्मण्स होते थे। जो रूलर और एडमिनिस्ट्रेटर होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जो व्यापारी या फिर बैंकर्स होते थे उन्हें वैश्यस कहा जाता था। और जो आर्टिशन और लेबरर होते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो इस तरीके से जो प्रोफेशन थे वो बटे हुए थे।
ठीक है, आगे पढ़ेंगे। द वोकेशन वर फॉलोड बाय पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब उनकी एबिलिटी, जो जैसे आज का समाज है वैसा ही सेम था, मतलब जितनी एबिलिटी है, जो आपको पसंद है वो करो काम। ये एक तरीके से दिया हुआ है, जैसे मैं एक सिंगर हूँ, मेरे फादर जो है फिजिशियन है, मदर जो है ग्राइंडर ऑफ कॉर्न है, मतलब अपने हिसाब से प्रोफेशन आप चुनो, कोई दिक्कत नहीं है। जो यूनिट होती थी सोसाइटी की वो फैमिली होती थी, मेनली मोनोगोमिस होती थी और पैट्रियार्कल होती थी। हेड ऑफ द फैमिली मस्ट बी अ मैन। चाइल्ड मैरिज जो होती थी वो प्रचलन में नहीं थी। जो विडो है वो यंग ब्रदर से मैरी कर सकती थी, यंग ब्रदर ऑफ द हस्बैंड, तो उसको क्या कहते थे, नियोग्य। जो फादर की प्रॉपर्टी थी वो इनहेरिटेंट होती थी बाय द सन, जो फादर की प्रॉपर्टी थी वो सन को चली जाती थी। जो राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल थिंग, जैसे गाय भेड़ ये सब है, और इमूवेबल भी थी। और जो होम ऑफ द टीचर वर द स्कूल एंड ही टीच द पर्टिकुलर सेक्रेट टेक्स्ट, मतलब ये उपनिषद वगैरह पढ़ाए जाते थे। मिल्क और उसके प्रोडक्ट जो होते थे वो वही खाए जाते थे। ग्रेन कुक विद मिल्क, मतलब मिल्क मेनली प्रोडक्ट था। जो मीट था फिश का, बर्ड का, एनिमल का, वो भी खाया जाता था। जो काऊ थे उसको अघन्य कहा जाता। अघन्य इस मतलब नॉट टू बी किल्ड, अघन्य, उसको मारा नहीं जा सकता, सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद प्रिस्क्राइब्ड अ पेनल्टी फॉर द डेथ और एक्सपल्शन फ्रॉम द किंगडम, जो कि मतलब उनको समाज से ही बहिष्कृत कर दिया जाता था अगर वो गाय को चोट पहुंचाए या उसे मारे। एल्कोहलिक ड्रिंक जैसे सूरा और सोमा होता है वो भी पिया जाता था। आर्यंस जो थे वो प्राइमरीली जो एग्रीकल्चर थे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो आर्यंस थे, आर्यंस की जो समाज था वो मेनली रूलर था, क्योंकि वो मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो अर्बन है। वाई? बिकॉज दे आर डिपेंडिंग ऑन ट्रेड, नॉट ऑन एग्रीकल्चर। मतलब सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर पे, टर्शरी तो नहीं पर सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड होना, तो इस तरीके से वो अर्बन थी। लेकिन जो आर्यंस थे वो मेनली रूरल कम्युनिटी थी, तो दे आर प्राइमरी एग्रीकल्चर या पेस्ट्रोल, जानवरों पे बेस्ड थी। म्यूज़िक, डांसिंग, चैरोट रेसिंग ये सब होता था इधर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो प्री आर्यंस का जो समाज है ना, ये कुछ आज के समाज जैसा ही है, बस इसमें एक चीज़ अलग है। जैसे काऊ हमारे यहाँ पवित्र मानी जाती है, लेकिन कोई भी मारे पीटे, लेकिन किसी को कुछ होता नहीं है। पहले बस दंड था, बाकी सारा आज की तरीके से। हम रिलीजन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम जो गॉड होते थे वो वर्शिप्ड होते थे, वर जनरली द पर्सोनिफाइड पावर ऑफ द नेचर। इसका मतलब ये है कि ऋग्वेदा टाइम में जो नेचर होती थी उसकी पूजा की जाती थी, मेनली उन्हीं को सब समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि मैन और गॉड के बीच में वो एक इंटरमीडिएटरी हैं उन पहुंचाने तक के लिए, तो नेचर की चीज़ों को ही माना जाता था। हमारे यहाँ मेनली उस टाइम मेनली 33 गॉड्स होते थे, जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। 33 गॉड थे, 3 कैटेगरी में डिवाइड थे। जो पहली थी वो थी टेरेस्ट्रियल या पृथ्वी विस्थाना। इंटरमीडिएटरी मतलब अंतरिक्ष स्थाना, और सेलेस्टियल मतलब ध्रुव स्थाना। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में थे, टेरेस्ट्रियल, इंटरमीडिएट और सेलेस्टियल। टेरेस्ट्रियल में वो थे जो धरती से जुड़े हुए, जैसे पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, सोमा, बृहस्पति हो गए, रिवर्स हो गए, इन सब की पूजा की जाती थी। आज हम गंगा, यमुना इन सबको पवित्र नदियाँ मानते हैं और इनकी पूजा भी होती है। बृहस्पति होती है, उनकी भी पूजा होती है, आपने सुना होगा। सोमा, अग्नि, पृथ्वी, इनकी पूजा होती है। इंटरमीडिएट अगर आप देखोगे तो कौन दिखेगा? इंद्र, मतलब बीच के जो हैं, इंद्र, रुद्र, वायु, परजाना। सेलेस्टियल में आप देखेंगे तो वो ऊपर की चीज़ हो जाती है, जैसे सूर्य, सवित्री, मित्र, पुशन, विष्णु, वरुण, अदिति, उषा, अश्विन। तो इस तरीके से ये सेलेस्टियल में चले गए। तो टेरेस्ट्रियल में आप याद रखेंगे पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति और रिवर। इंटरमीडिएट में आप याद रखेंगे इंद्र, रुद्र, वायु और पार्जन्य। सेलेस्टियल में आप याद रखेंगे दासु, सूर्य, वरुण, अदिति, उषा, अश्विन। इंद्र, अग्नि और वरुणा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिएटीज़ थी। इंद्र किस में आती? इंटरमीडिएट में। अग्नि किस में आती? टेरेस्ट्रियल में। और वरुणा किस में आती? सेलेस्टियल में। तो इंद्र इज़ फॉर पृथ्वी के लिए, इंद्र इज़ फॉर इंटरमीडिएट।
अंतरिक्ष स्थान, अग्नि इज़ फॉर टेरेस्ट्रियल एंड वरुणा इज़ फॉर सेलेस्टियल। तो इस तरीके से ये 3 गॉड थे जो मोस्ट फेमस थे, उनमें से भी 33 में से भी सबसे मुख्य जो थे। इंद्र जो देव थे पुरंद्र, ये इन डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट थे, क्योंकि ये बीच के गुरु हैं तो इसलिए। और इंद्र को रेन गॉड भी कहा जाता है। इसकी जो स्टोरी एक बहुत फेमस है कृष्ण जी की, कि उन्होंने गिरिराज पर्वत को इसलिए धारण किया था क्योंकि इंद्र ने 7 दिन तक लगातार बारिश करते रहे थे। तो इंद्र इज़ द देव ऑफ रेन गॉड है वो। अग्नि जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड है, जो कि ऋग्वेदा में भगवान से और मैन के बीच का जो लिंक बताया ना, वो अग्नि को बताया है। और जो वरुणा है, जो सेलेस्टियल में चले गए हैं, वो पर्सोनिफाइज वाटर है, ऋता, और जो कि नेचुरल ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करते हैं कि सब ठीक चल रहा है नीचे मृत्युलोक में। सूर्य इज़ फॉर सन। सूर्य कई तरीके के होते हैं। सूर्य 5 फॉर्म है, सूर्य, सावित्री, मित्र, पुष्ण, विष्णु। सूर्य जो होते थे वो ड्राइव डेली अक्रॉस द स्काई इन द चैरियट ड्रिवन बाय 7 आवर्स। ऐसा माना जाता है कि जो सन है वो पूरे आकाश में 7 घोड़ों के साथ पूरे आकाश में घूमते हैं। सावित्री जो थी, द लाइट, द गॉड ऑफ लाइट, गायत्री मंत्र इनके लिए ही गाया जाता है। मित्र इज़ द सोलर गॉड एंड पुष्ण इज़ द गॉड ऑफ मैरिज, ठीक है। और विष्णु जो थे वो अर्थ के हैं। सोमा इज़ द प्लांट प्रोड्यूसिंग अ पोटेंट ड्रिंक, शराब जिसको बोलते हैं। ओरिजिनली ये प्लांट से प्रोड्यूस होती थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अग्निस्तोमा सेक्रीफाइस में यूज़ होती थी। कुड बी अ भांग, कॉल्ड किंग ऑफ प्लांट, आइडेंटिफाई लेटर विद द मून। जो 9th मंडल है वो डेडिकेटेड है सोमा को, ऋग्वेद का। दैट्स फॉर इट्स वर्क कॉल्ड अ सोमा मंडला। अदर गॉड गॉडेस में हम देखेंगे तो रुद्र जो है वो गॉड ऑफ एनिमल है। द्यासु जो है ओल्ड फादर ऑफ द गॉड है। यम जो है वो गॉड ऑफ डेथ है। अश्विनी जो है वो गॉड ऑफ हेल्थ है, यूथ है। अदिति जो है वो ग्रेट मदर ऑफ गॉड है। सिंधु जो है वो रिवर गॉडेस है। समटाइम गॉड्स आर विजुअलाइज्ड एज मैन बट देयर वाज नो एनिमल वर्शिप। ऐसा माना जाता था जैसे गाय है उसको एक देवी की तरह पूजा जाता है, ऐसे ही जो एनिमल्स हैं उनमें माना जाता था कि भगवान है, लेकिन जानवरों की पूजा नहीं होती थी। जो नेचर है ऋग्वेदिक रिलीजन का वो हेनोथिज्म था, और बिलीफ इन मैनी गॉड बट ईच गॉड स्टैंडिंग आउट इन द टर्न to be as the highest. These religions primarily consisted of worship of the god with the simple ceremonial known as yajna और sacrifices। मतलब जो गॉड्स होते थे उनको खुश करने के लिए यज्ञ किए जाते थे, सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, जो हम बहुत सुनते कि होते थे। अब इकोनॉमी देख लेते हैं। हमने सोसाइटी देख ली, रिलीजन देख लिया, अब हम इकोनॉमी देख लेते हैं। जो आर्यन थे वो कई सारे क्रॉस द नोमैडिक स्टेज। नोमैडिक स्टेज का मतलब होता है जो जंगलों में एकदम रहते हैं ना, आदिवासी टाइप, उस चीज़ को क्रॉस कर चुके थे। अभी अपनी सेटलमेंट में आ चुके थे, मतलब सेटल थे एक जगह जहाँ पे कैटल्स रखते थे, एग्रीकल्चर करते थे, मतलब इनकी सेटलमेंट एक लाइफ थी इनकी। वेरी लिटल ट्रेड वॉज देयर, लेकिन ट्रेड वगैरह नहीं होता था, मेनली ये एग्रीकल्चर है। अभी पता था, बताया कि रूरल इकोनॉमी है ये। मनी एंड मार्केट वॉज नॉन बट देयर इज़ नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड नहीं होती थी। जो काऊ होती थी या गोल्ड ऑर्नामेंट्स को एक्सचेंज किया जाता था। कॉम्प्लिसिटी होती थी, प्रोड्यूसिंग गुड। आर्ट ऑफ हीलिंग वाउंड्स एंड कॉजिंग क्योरिंग डिजीज़। अब ये याद रखना है ओसीपी। ओसीपी क्या है? उस टाइम पे जो पोइट्री चलती थी, जो बर्तन बनाए जाते थे वो ऑक्री कलर के होते थे। जैसे जैसे आप आगे आगे पढ़ेंगे ना, तो जैसे अभी तो वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं तो इसमें अलग तरीके की पोट्री के कलर आएंगे। आगे आप गुप्ता में पढ़ेंगे तो उसमें अलग तरीके के यूज़ होते थे। हड़प्पा में पढ़ेंगे अलग तरीके के यूज़ होते थे। तो हर जगह की आप बर्तनों को देखकर या उनकी जो चीज़ें यूज़ करते थे उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये चीज़ किस पीरियड से बिलोंग करती थी। तो ओसीपी इज़ द ओक्री कलर्ड पोइट्री। अब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड, 1000 BC से 600 BC तक।
लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 तक। अब हमने 2500 से 1750 कवर किया, 1500 से 600 कवर किया। अब हमने फिर 1500 से 1000 कवर किया, इसी को तोड़ा गया है। अब हम 1000 से 600 तक का पढ़ेंगे। जोग्राफिकल एरिया मतलब लेटर वैदिक पीरियड, हम ये मान सकते हैं 1500 लेकर 600 BC तक वैदिक पीरियड था। फिर 1500 से 1000 तक का अर्ली है या प्री वैदिक पीरियड है, और 1000 से 600 तक का लेटर वैदिक पीरियड है। गुड टू गो। जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड जो आर्यन सेटलमेंट कवर वर्चुअली द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जैसे हम अर्ली वैदिक पीरियड में देखते हैं कि वो मेनली जो थे इंडस वैली रीजन को ही कवर करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको कवर करना शुरू कर दिया लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब वो गंगा यमुना की तरफ बढ़ गए। द सेंटर ऑफ द कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगा, मध्य देश बोलते थे। देवर मैंशनड ऑफ मैनी रिवर, जैसे नर्मदा, सदानीरा और चंबल, इनकी तरफ वो मूव ऑन हो गए थे। एक्सपेंशन ऑफ द पीपल टुवर्ड द ईस्ट इज इंडिकेटेड इन अ लीजेंड। अब ये कहाँ मिलता है, सप्तपथ ब्रह्मणा। अगर हम इसको पीछे जाके याद करें, सप्तपथ ब्रह्मणा किस वेदा से रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू यजुर्वेदा। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मणास ऑफ दैट टाइम, ऑफ ऋग्वेदा, ऑफ यजुर्वेदा, ऑफ ऑल द वेदास। सप्तवेदा ब्राह्मणास। हाउ Vidya Madhava migrated from the Saraswati region, crossed सदानीरा। सदानीरा ये भी रिवर का नाम याद रखना है भाई। सदानीरा जो है वो गंडक को कहते थे। सदानीरा इज़ फॉर गंडक। केम टू द लैंड ऑफ विदेहा। बस ठीक है, मतलब मध्य देश तक आ गए थे। इमरजेंस ऑफ द जनपद्स। अब क्या हुआ, जनपद जैसे वर्ड यूज़ होने लग गए। कॉम्बिनेशन ऑफ द पुरुष एंड द भारतस प्री वैदिक पीरियड में, जो हमने 10 राजन युद्ध पढ़ा था, कौन सी रिवर पे था? परुशनी, रावी नदी के किनारे, जिसमें कौन जीता था? शरदूस। तो कुरु जो थे और पांचाला, कॉम्बिनेशन ऑफ द तुर्वशस एंड क्रिविशस, काशी एक्सेट्रा यूज़ होने लग गए थे। लेटर वैदिक पीरियड में हमें विंध्याचल माउंटेन्स का जिक्र मिलता है। रेफरेंस टू द 3 ब्रॉड डिवीजन हो गए थे। आर्यव्रता जो कि नॉर्थ थे, मध्य देश जो सेंट्रल इंडिया था, और दक्षिण पथ जो कि साउथ इंडिया था। तो 3 तरीके के पथ मिल गए थे, या 3 तरीके की बाउंड्री हो गई थी। पॉलिटी अगर आप देखें, लार्ज किंगडम एंड द स्टेटली सिटी मेड देयर अपीयरेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड इन द तैत्रीय ब्राह्मणा। तैत्रीय ब्राह्मण्य में हम अगर यूज़ करें तो डिवाइन ओरिजिन ऑफ द वर्कशिप। तैत्रीय ब्राह्मणा कौन से वेदा से रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू अर्थवेदा। ठीक है, तैत्रीय वेदा इज रिलेटेड टू अर्थवेदा। वी नोटिस द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंगशिप। नहीं, तैत्रीय भी यजुर से है। ओके, तैत्रीय गोपथ है इसको। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, अच्छा है क्लियर कर लिया। ठीक है, ये कहाँ पे है? हाँ भैया, यहाँ पे। हाँ, तो तैत्रीय ब्राह्मणा रिलेटेड टू यजुर्वेदा। यजुर्वेदा से कौन कौन रिलेटेड है? एक तो ये है और एक सतपथा ब्राह्मणा। तैत्रीय ब्राह्मणा, वी नोटिस द ओरिजिन ऑफ द डिवाइन किंगशिप। इसलिए इसको ओल्डेस्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं। द गवर्नमेंट मशीनरी बिकेम मोर एलेबोरेट देन बिफोर। जो किंग था वो पावर में आ गया। न्यू सिविलाइजेशन इमर्ज होने लग गई। अब पुरोहित जो था वो एग्जिस्टेंस में आने लग गया। दीज वर भागादूद। अब इनको याद रखना पड़ेगा आप कि किसको क्या बोलते थे। भागादूद इज़ द कलेक्टर ऑफ द टैक्सेस। भाग मतलब कितना भाग देना, इसलिए कलेक्टर ऑफ द टैक्सेस। सुता इज़ फॉर
सुता और सारथी इज़ द रॉयल चैरिटर, जो सारथी जो चलाता था, क्षत्री जो चैम्बरलिन था, और अक्षवापा जो था कोरियर था। अक्षवापा इज़ द कोरियर, सारथी इज़ द चैरिटर, भागदूता इज़ कलेक्टर ऑफ द टैक्सेस एंड क्षत्री इज़ द कैम्बरलिन। जो मिलिट्री ऑफिसर थे उन्हें सेनानी कहते थे। ग्रामीणी जो था वो हेड होता था विलेज का। द पीरियड ऑल्सो सॉ द बिगिनिंग ऑफ द रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वी फाइंड इन द सतपत्ति यजुर्वेद। Being interested with the duty or administrative outlying area occupying by abnormal and Satpati bring put over a group of 100 village. Adhikarta was the village official. Ugras mentioned in the Upanishad was probably a police officer. तो इस तरीके से सप्तपद में हमें ये देखने को मिलता है, उसमें एक वर्ड है अधिकृता। अधिकृता इज़ यूज्ड फॉर द विलेज ऑफिशियल, जो विलेज के ऊपर बैठा रहता था। जैसे आज के ज़माने में हम देखें तो प्रधान वगैरह नहीं होते, तो अधिकृता इस तरीके से विलेज का ऑफिशियल है, वो विलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अधिकृता। और उग्र इज़ फॉर उग्र, जो दंड वंड नहीं देते, तो पुलिस ही तो देती है, तो इस तरीके से उग्र उनको कहते थे। द पॉपुलर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द किंगडम्स वर एक्सरसाइज थ्रू सभा एंड समिति। हमने पहले देखा था कि सभा थी, समिति थी, विधाता था, गृहता था, तो अब 3 ही रह गई, सभा, समिति और विधाता जो थी वो कम्प्लीटली डिसअपियर ही हो गई, तो अब सभा और समिति रह गई। इस टाइम तक भी जो किंग था वो अपने पास सेना तो नहीं रखता था, लेकिन जुडिशरी सिस्टम अब बढ़ने लग गया। अब किंग का जो रोल था वो क्रिमिनल को पकड़ना, इन सब को देखना, उसमें बढ़ गया था। अब किलिंग ऑफ एम्ब्रियो मतलब नवजात बच्चा जो छोटा होता है, या भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं ना, वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड थी। होमिसाइड नहीं होता था, मर्डर ऑफ ब्राह्मणास ये सब नहीं होता था। स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, ड्रिंकिंग सोडा वॉज रिगार्डेड एज अ सीरियस क्राइम, बहुत सीरियस क्राइम माना जाता था इनको। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा क्या, सोसाइटी का ही पढ़ लिया। ठीक है, पॉलिटी जो भी थी। अब हम सोसाइटी पढ़ेंगे। इट इज़ passed by Yajna become elaborate and complicated ceremony leading to emergence of learned men called brahmanas। अब क्या हुए, कई सारे यज्ञ परफॉर्म होने लग गए देवी देवताओं को खुश करने के लिए, अपनी प्रसिद्धि बनाने के लिए, तो इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मंत्र वंत्र यूज़ होने लग गए। अब वो मंत्र किसी किसी को आते थे और वही बन गए ब्राह्मण्स। एंड एज द आर्यंस एक्सपेंडेड टू द ईस्ट एंड द साउथ, जो आर्यंस थे वो ईस्ट और साउथ मूव करना शुरू कर दिया। ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज क्षत्रिय इमर्ज एज अ कंक्रीट टेरिटरी एंड एडमिनिस्टर करने लगे। मतलब वो बढ़ते थे आगे, जब्त कर ली जगह और उस पर शासन करने लग गए। द रिमेनिंग आर्यन फॉर्म अ सेपरेट क्लास नोन एज वैश्यास। कुछ थे जो वैश्या बन गए। वैश्यास कौन होते थे, जो मर्चेंट होते थे, लोकल पीपल जो होते थे वही है। जो नॉन आर्यंस थे वो 4th क्लास बन गई, अब शूद्र के नाम से जाने लगी। जबकि अगर आप प्री वैदिक में देखेंगे ना, तो जो वैश्यास थे वो मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे। जो शूद्रस थे वो लेबरर थे, आर्टिशंस थे। लेकिन अब जो नॉन आर्यंस थे ना, अब उन्होंने शूद्र की जगह ले ली थी। तो दीज डिवीजन ऑफ द सोसाइटी लेकिन रिजल्ट नहीं हुई थी अभी तक। मतलब अब हेरिडिटली लोगों को बांटना शुरू कर दिया। पहले तो प्रोफेशन के बेसिस पे था, लेकिन अब तो प्रोफेशन गया। अब जो आप हो हेरिडिटरी और जैसे भी वो चीज़ें फॉलो होने लगी, लेकिन रिजिड नहीं थी, आप चेंज कर सकते थे। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा 6th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। तो गोत्र ये क्लैन होती थी, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में इमर्ज होने लगी। जो हाईएस्ट क्लास थे वो लोअर क्लास के साथ मैरी कर सकते थे, लेकिन शूद्र के साथ मैरिज करना अलाउड नहीं था। शूद्र से ही मैरिज करेंगे। द आइडिया ऑफ पॉल्यूशन अपीयर्ड होने लग गया, कि मतलब जैसे जो पुराने लोग होते थे, वो जो शूद्र जो होते थे, जो अनटचेबल टाइप होते थे, तो उनका कहीं से भी जाना एक बहुत बड़ा स्टिग्मा माना जाता है। मतलब कोई उनसे बात ना करना, जहाँ चले जाए वहाँ
दिक्कत हो जाती थी। तो आइडिया ऑफ पॉल्यूशन यहाँ से शुरू होना शुरू हो गया। द अर्लीस्ट रेफरेंस जो 4 आश्रम का हमें मिलता है, पुरुष सूक्ता इज अलग। द अर्लीस्ट रेफरेंस 4 आश्रम जो मिलते हैं वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास इज फाउंड इन द जबाला उपनिषद। कौन सा था? जबाला। द आश्रम सिस्टम वॉज फाउंड टू अटेन 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पुरुष अर्थ कौन कौन से थे? धर्म अर्थ काम मोक्ष। जबाला उपनिषद। जो स्टेटस ऑफ द वीमेन था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मण। अब आपको बताना है कि जो ऐत्रेय ब्राह्मणास है वो कौन से वेदा से रिलेटेड है। क्या ये ऋग्वेदा से रिलेटेड है? बताना है आपको। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो डॉटर थी वो सोर्स थी मिजरी का, और जो सन था वो प्रोटेक्टर था फैमिली का। आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है ना, ये आज की भी सोसाइटी में है, जहाँ लड़कियों को मार दिया जाता है बस इसीलिए क्योंकि वो दुख लेके आएंगी। उनको समझा जाता है क्योंकि वो दहेज देना पड़ेगा, तो इतना बोझ वो सह नहीं सकते, तो वो पहले ही मार देते हैं। और जो सन है उसको प्रोटेक्टर माना जाता था, तो इसलिए उसको बुलाया जाता था। मैत्रेय संहिता, वो 3 तरीके के ईवल्स होते थे, जैसे लिकर, विमेन एंड डाइज। मतलब उस टाइम पे ये माना जाता था मैत्रेय संहिता में कि जो शराब है, विमेन है और जो जुआ है, ये 3 तरीके के पाप हैं। थ्रू मोनोगेमी, मैन हैविंग ओनली 1 वाइफ वॉज आइडल। बस पॉलीगेमी चलती, मतलब एक वाइफ हो तो अच्छा है, लेकिन अगर बहुत सारी वाइफ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे राम जी की वाइफ सीता थी, लेकिन वहीं दशरथ जो थे उनकी कई सारी वाइफ थी। तो मतलब एक वाइफ होना इज़ गुड, बट अगर आपकी और भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता था, फ्रिक्वेंटली होती थी। वुमेन आर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द पॉलिटिकल असेंबलीज। वीमेंस को अब मतलब डिग्रेड हो गई उनकी सारी। यज्ञवल्क्या, गार्गी डायलॉग, वृहदारण्यक उपनिषद इंडिकेट दैट सम वीमेन हैज़ गॉट हायर एजुकेशन। यज्ञवल्क्या गार्गी डायलॉग, ये एक डायलॉग है जिसमें हमें पता चलता है बृहदारण्यक उपनिषद में कि जो वीमेंस हैं वो कोई ऐसी भी होती थी जिन्हें हायर एजुकेशन मिलती थी। अब 2 क्वेश्चन जो हम पढ़ के आए हैं हम उसको रिवाइज करेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण कौन से वेदा से रिलेटेड है? ऋग्वेदा। और बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में एक चीज़ मैंने क्या बताई अभी कि इट इज़ द ओल्डेस्ट उपनिषद। हमने कौन से मैत्रेयानी संहिता जिसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ये है, और आगे आप बढ़ेंगे तो हिंदू मैरिज के बारे में देख लेते हैं। विवाह मूवी जो आई थी उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। ब्राह्मण विवाह, दैव्य विवाह, अश्र विवाह और प्रजापत्य विवाह। ब्राह्मण विवाह वो होती थी जो गर्ल एक लड़के से शादी करे लेकिन दहेज भी लेके आए, उसको बोलते थे ब्राह्म विवाह। दैव्य विवाह होता था जब गर्ल एक प्रीस्ट से शादी करे। अर्श विवाह जो होता था वो गिविंग द गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइस, मतलब खरीदना एक तरह से। प्रजापत्य जो था गिविंग अ गर्ल टू अ मैन विदाउट डिपेंडिंग अ ब्राइड प्राइस। तो इसका जस्ट अपोजिट अर्षा और प्रजापत्य। गंधर्व विवाह इज़ द लव मैरिज। असुर विवाह जब मैरिज खरीदी हुई लड़की से की जाए। राक्षस विवाह जब किडनैप करके लड़की से विवाह किया। और पैशाच विवाह जब आफ्टर सेड्यूसिंग या रेपिंग हर, उसके बाद जो हो उसको बोलते थे पैशाच विवाह। तो इस तरीके से ब्राह्म विवाह था, दैव्य विवाह था, अश्र विवाह था, प्रजापत्य विवाह है, और गंधर्व है, असुर है, राक्षस है और पैशच्य विवाह है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे। अनुलोम में क्या होता था, जिसमें अपर कास्ट एक लोअर कास्ट के साथ विवाह करता है, और प्रतिलोम में क्या होता है, लोअर अपर क्लास के साथ विवाह करता है। 16 संस्कार है हमारे यहाँ, बस इतना याद रखना है कि हमारे यहाँ 16 संस्कार की बात की गई है।
अब हम रिलीजन की बात करते हैं। जो अर्लीस्ट डिविनिटीज़ थी वो थी इंद्र और अग्नि, जो कि पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी, अब वो पीछे का बैकडोर ले लिया। जबकि जो प्रजापति थे, जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स थे, लेटर नोन एज ब्रह्मा, और विष्णु जो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, इनकी प्रोमिनेंस आने लग गई। और इसमें से भी जो प्रजापति थे उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस टाइम में आ गए और प्रजापति जो थे उसमें सबसे बड़े थे। पुषाना जो थे वो प्रोटेक्टर ऑफ द कैटल्स थे, और अब वो शूद्र जो थे, शूद्र में से नॉन आर्यन जो थे, उनके प्रोटेक्टर के रूप में अब जाने लगे। पुषाना एनिमल से शूद्रस के गॉड बन गए। बृहदारिका उपनिषद में ये कहा गया है, उसमें पहली बार बात की गई है पुण्य जन्म की। पुण्य जन्म होता है, कर्म जैसी जो बातें हम करते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को देखा है। बृहदारिका उपनिषद जो है वो पुण्य जन्म जैसी चीज़ें चलती है, संसार चक्र जैसी चीज़ें उसमें दी हुई है, कर्म जैसी चीज़ें। जो अर्ली सिंपल सेरेमनी थी ऋग्वेदा, गॉड प्लेस टू बी इलेबोरेट सैक्रिफाइस होने लग गए, मतलब 17 प्रीस्ट को बुला के और फिर करने लग गए। ब्राह्मण्स का जो था एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनकी बढ़ गई। हमारे उस टाइम पे 2 तरीके के सेक्रीफाइस होते थे, एक लघु यज्ञ, एक जो कि घर के जो लोग होते थे ना, छोटे जो घर के लोग होते थे वो करते थे, और एक थे पूर्णमासा यज्ञ। जो फिर से शुरू करते हैं। 2 तरीके के सेक्रीफाइस होते हैं, लघु यज्ञ और महायज्ञ। 2 तरीके के। लघु मीन्स जो घर के लोग करते थे, जबकि जो महायज्ञ होते थे वो राजा लोग करते थे, या फिर बहुत अमीर लोग जो महायज्ञ कर सकते हैं ना वो करते थे। तो लघु यज्ञ भी कुछ तरीके के होते थे, जैसे पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ जो कि, और पूर्णमासा यज्ञ जो आज भी हम करते हैं। महायज्ञ जो होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसे राजस्व यज्ञ, आपने बहुत बार रामायण में सुना होगा इस चीज़ को। तो इसमें क्या होता था, 1 साल तक चलता रहता था ये। वजपिया इज़ द ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, ये कम से कम 17 दिन चलता था, और 17 दिन से 1 साल तक चलता था ये वज्रप्रिय। अश्वमेध जो यज्ञ होता था वो 3 दिन तक के लिए होता था, और अग्निस्तोत्रम यज्ञ जो होता था ये मेनली एनिमल्स को अग्नि में दे देते थे, और ये 1 दिन के लिए ही चलता था। एंड हिज वाइफ स्पेंड एस्थेटिक लाइफ फॉर अ ईयर बिफोर यज्ञ ऑन द ओकेजन ऑफ द यज्ञ सोमा रसा वॉज कंज्यूम्ड। तो इस तरीके से काफ़ी एलेबोरेट होते थे। यही याद रखना है, महायज्ञ, राजस्व यज्ञ जो 1 साल तक, वजपीय 17 दिन से 1 साल तक, अश्वमेध 3 दिन तक, और अग्निस्तोत्रमा एक सोमा को कंज्यूम्ड करके तोड़ा जाता था। टुवर्ड द एंड ऑफ वैदिक पीरियड देयर आर इमर्जेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट कल्ट, रिचुअल्स, प्रीस्टली डिनोमिनेशन। ये सब जो उपनिषद में पाया जाता था इनका बहुत विरोध होने लगा। तभी आप देखेंगे जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है वो इतना अच्छे से क्यों उभरा, क्यों इसकी इतनी वैल्यू है ना, वो हम इसके बाद समझेंगे। कभी भी कोई भी इनोवेशन होगा ना, वो कोई परेशानी होगी उसके बाद होगा। तो इकोनॉमी आप देखेंगे तो लैंड आर नाउ बिकम मोर वैल्यूएबल देन काउ। अब जो लैंड था वो ज़्यादा वैल्यू होने लग गई थी काउ से। पहले काउ होते थे और गोल्ड होता था ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ होता नहीं था। एग्रीकल्चर जो थी वो कैटल रीडिंग से शुरू हो गई। अब एग्रीकल्चर से ज़्यादा इनमें जानवरों में ध्यान देने लग गए। अब राइस, बेरली, बीन, सीसम, वीट ये सब कल्टीवेट होने लग गया। प्रोडक्शन ऑफ द गुड एडवांसेस इंडिकेटेड न्यू प्रोफेशन होने लग गए, स्पेशलाइजेशन होने लग गए, जैसे घोड़े, वो जो रथ बनाना और महल बनाना, मतलब अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग लोग इमर्ज होने लग गए। सिल्वर, आयरन ये सब यूज़ होते थे। अयाज, आयरन और कॉपर यूज़ होने लग गए। और कॉरपोरेशन, गनर्स एंड एल्डरली मैन, शिष्टजन। PGW पेंटेड। अब पोइट्री इधर किस तरीके की होती थी, पेंटेड ग्रे वेयर। और इंडस वैलीज में जो हमें दिखता है वो ऑकरी कलर्ड पोइट्री।
यहाँ पे पेंटेड ग्रे बेयर, यानी ओकरी से ग्रे पे आ गए। ठीक है, ये याद रखना है, ओकरी। अब महाजनपद और पढ़ते हैं। महाजनपद पीरियड जो था वो 600 BC से लेकर 325 BC तक आएगा। इसके बाद हमें अशोका वाला पीरियड दिखने लग जाएगा, 600 से 325 BC। सबसे पहले ये याद रखने पड़ेंगे, ये महाजनपद कहाँ थे और क्या थे, इनकी कैपिटल्स याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अंग जो थे, अंग जो है वो बिहार में है, मुंगेर और भागलपुर में, जिसकी राजधानी है चंपा। मगध जो था वो पटना गया, और नालंदा जो बिहार का एरिया नहीं है वहाँ होता था। इसकी राजधानी है गिरिराज राजगृह है, मतलब अलग अलग राजाओं ने अलग अलग रखी है। तो मगध सबसे बड़ा राज्य था ना, तो अलग अलग राजाओं ने राज किया, तो अलग अलग कैपिटल्स इसकी बनाई। पहले गिरिराज यह आता है, गिरिराज जो था फर्स्ट कैपिटल थी, फिर राजगृह जो बिंबिसार ने रखी, फिर पाटलिपुत्र जो उदयन ने रखी, वैशाली शिशुनाग ने रखी, और पाटलिपुत्र फिर से दोबारा काल अशोक ने रखी। तो गिरिराज, राजसी, राजगृह, पाटलिपुत्र, उदयन, वैशाली, शिशुनाग और पाटलिपुत्र, काली अशोक। ठीक है, एक बार और रिवाइज। गिरिराज, राजगृह, बिंबिसारा, पाटलिपुत्र, उदयन, वैशाली, शिशुनाग। वैशाली इज़ अ शिशु, ऐसे याद रख सकते हैं, वैशाली इज़ अ शिशु, एंड पाटलिपुत्र, काला अशोक और उदयन, और राजगृह तो ठीक है। बाजी, बाजी जो है वो भी बिहार का रीजन है। बाजी की राजधानी क्या है, विदा, मिथिला और वैशाली, विदा, मिथिला, वैशाली। माल, माल जो है वो आपको दिखेगा देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, जो बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट नहीं है पार्ट यूपी का, वहाँ मिलेगा आपको। तो इसमें है कुशीनीरा और पावा। इसकी राजधानी क्या है, कुशीनीरा और पावा। खुशी हुई मुझे यूपी में आके, तो खुशी नरी और पावा, बिहार से अभी हम यूपी की तरफ आ रहे हैं ना। तो काशी जो है वाराणसी में था, वाराणसी की राजधानी वाराणसी। कोशाला जो है वो फिरोज़ाबाद, गोंडा और बहराइच रीजन जो है यूपी का, अयोध्या के आसपास का जो रीजन है ना, वो उसको कहते थे। जो नॉर्थ कोशाला थे उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, सहित महेत, और जो साउथ कोशाला थी उसकी थी साकेत या फिर अयोध्या। तो साकेत या अयोध्या, और नॉर्थ की थी श्रावस्ती या फिर महेट। वत्स, वत्स जो रीजन है वो इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर का रीजन है। और आप वेस्टर्न साइड में चलो तो आपको दिखेगा कौशाम्बी इसकी राजधानी है, वत्स की। छेदी जो है वो बुंदेलखंड का रीजन है, जिसकी राजधानी है शक्तिमती। कुरु जो है वो, अब हम यूपी से बाहर निकल चुके हैं, अब हम हरियाणा की तरफ जा रहे हैं, हरियाणा और दिल्ली में इंद्रप्रस्थ। पांचाला जो है वो वेस्टर्न यूपी में है, रोहेलखंड का रीजन आ जाता है। तो नॉर्थ में इसकी थी अचित्रा, और साउथ की है कंप्रिया और सुरसेना। सुरसेना इज़ यूज्ड फॉर मथुरा, इसकी कैपिटल कौन सी थी, मथुरा। मत्स्य, मत्स्य अब राजस्थान की तरफ, अलवर, भरतपुर, जयपुर जो है, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। अवंती जो है वो नॉर्थ में इसकी थी उज्जैनी, और साउथ में आप देखेंगे तो महिष्मती। महिष्मती आपने उसमें देखा होगा, जो बाहुबली मूवी थी उसमें महिष्मती यूज़ हुआ है वर्ड। नेक्स्ट जो बर्चा वो है अशमाका, जो उसकी राजधानी नर्मदा और गोदावरी का रीजन है, इसका है पताली। और गंधरा, गंधरा वहाँ है पाकिस्तान अफगानिस्तान की साइड, इसकी राजधानी तक्षशिला। कंबोज जो है वो पाकिस्तान में है, और इसकी राजधानी है राजापुर या हतका। अभी आप देख सकते हैं अशमाका, गंधरा और कंबोजा, ये दो रीजन जो है ये इंडिया में नहीं है। 15 और 16 तक्षशिला और राजपुरा हतका, ये दोनों बाहर की तरफ है। अशमाका जो है वो नर्मदा और गोदावरी की तरफ है। अवंती नॉर्थ में उज्जैनी, साउथ का महिष्मती। शूरसेना मथुरा। पांचाला नॉर्थ का अहिचत्रा और कंपिल्य। कुरु था इंद्रप्रस्थ। छेदी बुंदेलखंड, शक्तिमती और सोतिवती। वत्स कौशाम्बी। कोशाला नॉर्थ की श्रावस्ती और साउथ की साकेत। काशी वाराणसी। मला कुशीनगर पावा। वाजी विदेह मिथिला वैशाली। मगधा गिरिराज राजगृह। पाटलिपुत्र वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, अंगा ईश्वर चंपा। ठीक है,
अब बुद्धिस्ट लिटरेचर अगुंता निकाय और महावस्तु में, और जैन की जो है भागवती सुता, ये आपको याद रखना है कि कौन सा किसका लिटरेचर है। आगे प्रेजेंट 16 महाजनपद की बात की है, जिसमें कुछ नाम में डिफरेंस है पर ऑलमोस्ट उन्हीं की बात की है। 2 तरीके के स्टेट्स थे, मोनार्किकल, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मोनार्किकल कुछ होंगे और कुछ रिपब्लिक होंगे। आप दोनों में से एक चीज़ याद कर लें, एक चीज़ याद करेंगे तो दूसरी ऑब्वियसली अलग ही होगी। तो जैसे रिपब्लिक स्टेट्स आप याद कर रहे हैं तो आप बाजी कर सकते हैं मला, कुरु, पंचाल, कंबोज, शाक्य, कोल्या और मौर्य। और अगर आप नहीं करना चाह रहे, मोनार्किकल आप याद करना चाह रहे हैं, तो अंग, मगध, काशी, कौशाला, वत्स, चेदी, सूरसेना, मत्स्य, अवंती, गंधारा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अब इतने सारे रिपब्लिक हैं, 16 महाजनपद है, अभी लड़ाई होगी इनमें फॉर द सुप्रीमेसी। तो 4 रह गए ले देके, तो मगध, कौशाला, वत्स और अवंती। तो आप देखेंगे कि देखो मगध तो है यहाँ पे मोनार्की में, कौशाला मोनार्की, वत्स मोनार्की, अवंती मोनार्की। मतलब जो भी रिपब्लिक थे उसको ओवरटेक किसने किया? मोनार्की सिस्टम ने। तो 4 तरीके के ही रह गए अब महाजनपद, मगध, कौशाला, वत्स और अवंती। MKVA। ठीक है, मैं देख रही थी कोई निमोनिक्स मिल जाए तो मगध, कौशाला, वत्स और अवंती, ये 4 तरीके के रह गए, KV, A और आगे M। अल्टीमेटली जो मगध था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बना। क्या रीज़न है कि मगध ही पावरफुल बना? मगध जो था उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो थी उसकी जोग्राफिकल लोकेशन थी। लोकेशन ये थी कि मगध है कहाँ? बिहार में, नालंदा वगैरह का रीजन ही तो है। तो वहाँ पे आयरन मिल जाता था पास में, और वेपन्स आसानी से बन जाते थे। अब युद्ध लड़ने के लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, हथियार चाहिए, और सैनिक वगैरह चाहिए। तो इनका जो रीजन था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल, तो खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। स्पेशल एडवांटेज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का था, इसमें बहुत सारे हॉर्सेस, चैरेट्स और ये एलिफेंट, ये सब बहुत मिल जाते थे। तो इनको जोग्राफिकल स्टेज का फ़ायदा, आयरन आसानी से मिल रहा है, खाना पीना स्वस्थ है बिल्कुल, और जो सेना है वो भी हष्ट पुष्ट है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो मतलब जीतना उनका ही था। तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में